हाय, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 12 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिस्क मैनेजमेंट। तो अब रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि रिस्क का मतलब क्या होता है। जो सबसे पहला इसने हमें टॉपिक दे रखा है कि रिस्क का मीनिंग क्या होता है। रिस्क का मीनिंग हमें अलग अलग तरीके से बता रखा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से क्या मतलब होता है, जेनरिक मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से क्या मीनिंग है, फूड इंडस्ट्री के हिसाब से क्या मतलब है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हिसाब से क्या मतलब है। तो आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव के अंदर बता रखा है सिक्योरिटी ट्रेडिंग के अंदर क्या मतलब होता है। तो ये 5-6 तरीके से आपको बता रखा है एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क दे रखा है कि किस किस तरीके से आप रिस्क को क्लासीफाई कर सकते हो, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो रिस्क है, रिस्क क्या होता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए तो रिस्क इज एक्सपोजर टू द पॉसिबिलिटी, कि आपको क्या मिल रहा है। रिस्क का मतलब क्या है, ये एक एक्सपोजर है जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि आपको लॉस, इंजरी या कोई और एडवर्स या अनवेलकम सर्कमस्टांसेस मिल सकते हैं। कि भाई कोई भी चीज़ आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, मतलब श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन एक एक्सपोजर है कि आपके साथ ये चीज़ गलत हो सकती है जिसके कारण आपको कोई लॉस हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है या कोई और अनवेलकम सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जो कि आप नहीं चाहते थे। अ चांस और सिचुएशन इन्वॉल्विंग सच अ पॉसिबिलिटी, तो इसी चीज़ का जो चांस है या सिचुएशन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिस्क बोल रहे हैं। तो रिस्क का मतलब ये किसके हिसाब से है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से है। इसने क्या समझाया है कि मैनेजिंग रिस्क हैज़ बिकम क्रिटिकल एलिमेंट विद द मोस्ट कंपनीज। तो यही सबसे मेन चीज़ होती है, हमें रिस्क को ही तो मैनेज करना होता है। जो सारी कंपनीज होती है उनको यही तो होता है कि हमें कोई लॉस ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए जो हम नहीं चाहते हैं, कोई डैमेज ना हो जाए या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जाए जो हम चाहते हैं। तो इसी चीज़ को रोकना, इसी चीज़ को मैनेज करना जो है कंपनीज का सबसे मेन काम होता है। द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क दो कैन बी स्ट्रक्चर डिफरेंटली विद कंपनी इवन दोज विद इन द सेम सेक्टर। अब एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, हो सकता है कि ए कंपनी के जो जो रिस्क हैं वो अलग तरीके से हों और बी कंपनी के रिस्क जो हैं वो अलग तरीके से हों, इवन वो सेम इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हो। मान लो ए भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स कर रहा है, बी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ए के लिए जो रिस्क है वो अलग तरीके के हो और बी के लिए रिस्क जो है वो अलग तरीके के हो। जैसे अब डिपेंड कर सकता है, ए एक बहुत लार्ज मैन्युफैक्चरर है, बी जो है स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, तो इस रीज़न की वजह से दोनों के रिस्क जो है वो डिफर कर सकते हैं। ए जो है वो एक ऐसे पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करता है जहाँ पे जो इसका रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, बी के लिए इजीली अवेलेबल तो है लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है उसको। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से दोनों के रिस्क जो है वो वैरी कर सकते हैं। तो व्हाट इज रिस्क इन द बिजनेस वर्ल्ड, द वर्ल्ड रिस्क हैज बिकम मीन टू इम्पीडियंट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो जहाँ पे भी आप जाओगे बिजनेस के अंदर रिस्क तो रहेगा ही। अगर आप अब जैसे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप करना चाहते हो तो उसके अंदर भी आपको क्या होता है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों नहीं चलेगा। आपकी सेल्स होगी या नहीं होगी, आपकी सेल तो होगी लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो आप उतनी पूरी नहीं कर पाओगे जितनी जितनी आपकी सेल हो रही है उसके अंदर। तो ये क्या है, जब भी कोई बिजनेस होगा तो उसके अंदर रिस्क होगा ही होगा। तो इट इज टू बी नोटेड दैट टर्म रिस्क इज यूज इन मैनी वेज एंड इज गिवन इन डिफरेंट डेफिनेशंस डिपेंडिंग ऑन द फील्ड एंड कंटेक्स्ट। तो जो रिस्क वर्ड है ये अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन किया गया है, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो जनरली रिस्क से हमें एक वर्ड ये समझ आ जाता है कि हम अनसर्टिनिटी या अनडिजायरेबल आउटकम्स की बात कर रहे हैं, कि कुछ श्योरिटी नहीं है, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। अब अगर जेनरिक टर्म देखो, इसकी जेनरिक डेफिनेशन देखें अगर हम रिस्क की, तो वो क्या है, अब प्रोबेबिलिटी और थ्रेट। एक प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, यानी कि यह एक थ्रेट है किस चीज़ का, डैमेज, इंजरी या लायबिलिटी का, लॉस का या एनी अदर नेगेटिव अकरेंस that is caused by external or internal vulnerabilities and that may be avoid through preemptive actions। तो ये एक जेनरिक डेफिनेशन दे दी कि आपको क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी या थ्रेट है जिसके अंदर आपको डैमेज, इंजरी या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आ सकती है, आपको लॉस हो सकता है, कोई और नेगेटिव चीज़ हो सकती है किसी भी रीजन की वजह से, एक्सटर्नल इंटरनल वर्नेबिलिटीज़ की वजह से, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप सही एक्शंस लेते हो उसके अगेंस्ट। तो इसी को जेनरिक डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन दे दी हमें किसकी, रिस्क की, कि रिस्क ये होता है। दूसरी डेफिनेशन फाइनेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इसके अंदर भी क्या बोला, हर जगह पे प्रोबेबिलिटी वर्ड देखने को मिल रहा है। द प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, कुछ भी आप वर्ड यूज करो, दैट एन एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी लोअर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हमने सोचा था कि हमें 100 की रिटर्न आएगी और एक्चुअल रिटर्न हमें सिर्फ 80 की आई। तो ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्चुअल रिटर्न है वो हमने जो एक्सपेक्टेड की थी उससे कम आई। तो ये क्या है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर हमारे रिस्क की बात हो रही है, जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ है, यानी कि हमें इस चीज़ का जो खतरा है इसी को हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर क्या बोल रहे हैं,
रिस्क बोल रहे हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब फाइनेंशियल रिस्क को आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जैसे किसी को बेसिक रिस्क होता है, कैपिटल रिस्क होता है कि जो कैपिटल लगाई है क्या वो रहेगी या नहीं रहेगी, कंट्री रिस्क होता है, डिफॉल्ट रिस्क होता है, डिलीवरी रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप इन सबको आगे बाइफिकेट कर सकते हो। पॉलिटिकल रिस्क, रीफाइनेंस रिस्क, जब अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क करेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी अपने आप कवर हो जाएंगी। तो ये आपको नहीं भी ध्यान रहती, दैट डजेंट मैटर, आपको ये वाली जो लाइन है ये बस आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर। फूड इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी, वही प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी यही वर्ड यूज होंगे हर जगह पे, दैट ड्यू टू सर्टेन हजार्ड इन फूड देयर विल बी ए नेगेटिव इफेक्ट टू सर्टेन मैग्नीट्यूड। कि अगर आप फूड के अंदर कुछ गलत चीज़ है, सही नहीं है, तो उसके कारण नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो यही क्या है, फूड इंडस्ट्री का एक रिस्क है। तो फूड इंडस्ट्री के जब नज़रिए से देख रहे हैं तो अलग रिस्क आ रहा है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो अलग आ रहा है, जेनरिक मीनिंग से देख रहे हैं तो अलग आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी की ही बात हो रही है। इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अ सिचुएशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल such as burning down of building is known but a mode of occurrence of the actual or the actual value of occurrence whether fire will occur at particular property is not। तो अब इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी ने किसी का इंश्योरेंस किया, अब इंश्योरेंस कंपनी अपनी एक्चुअलीज के थ्रू ये पता लगा सकती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर या कहाँ किस बिल्डिंग के अंदर क्या आग लग सकती है, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं पता लगा सकती कि जो मोड ऑफ अक्रेंस क्या होगा या एक्चुअल वैल्यू ऑफ अक्रेंस क्या होगा, कि इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर आग लगेगी या यही चीज़ होगी। तो ये एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते, हम प्रोबेबिलिटी पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर रिस्क है, इसी चीज़ को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिस्क बोला जा रहा है। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के अंदर अगर देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और ड्रॉप इन वैल्यू, की मैंने आज शेयर 100 का खरीदा और उसकी वैल्यू जो है 70 की हो गई, तो ये क्या है, रिस्क है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो कि भाई वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, इसी चीज़ को क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटी ट्रेडिंग के अंदर रिस्क बोल रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी ट्रेडिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से और जेनरिक मीनिंग के अंदर हमें रिस्क के अलग अलग मीनिंग दिए गए हैं। अब ट्रेडिंग रिस्क को आप दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो, सिस्टमेटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, और ये इंपॉर्टेंट है आपके जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क के अंदर देखेंगे। अब देखते हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क या सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क के अंदर। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, इट इज़ नॉट फुली अनकंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ यूजली कंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपकी खुद के गलतियों के कारण आपको रिस्क देखना पड़ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क बोल रहे हैं। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क है जो आएगा ही आएगा इंडस्ट्री के अंदर, आप उसको रोक नहीं सकते, वो सबको ही देखना पड़ेगा, तो वो क्या है, सिस्टमेटिक। तो ये अनकंट्रोलेबल होता है, आप इसको फुली तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये कंट्रोलेबल होता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते होते हैं। इट इज़ नॉट एंटायरली प्रिडिक्टेबल, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते एंटायरली, आपको पता होता है कि हो सकती है ऐसी चीज़, लेकिन एंटायरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन ये रीजनेबली प्रिडिक्टेबल होता है। क्यों प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि ये आपकी खुद की गलतियों के कारण हो रहा है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसके कारण कोई भी कह सकता है कि आपको इस चीज़ का रिस्क है, कि आप अपनी फाइल्स को इस तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे, हो सकता है कि जब आप फाइल को ढूंढोगे आपको मिलेगी नहीं और उसके कारण आपको लॉस हो सकता है फाइनेंशियल। तो ये क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क है कि आप अपनी अगर फाइल्स को अरेंज कर लोगे सही से तो आपको सही टाइम पे सही फाइल्स मिल जाएंगी। तो ये आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसी रिस्क को हम क्या बोल रहे हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क बोल रहे हैं। ये मैक्रो इन नेचर होती है कि एक अकेला व्यक्ति से सफ़र नहीं करेगा, जब ये रिस्क आएगा तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डुबाएगा, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इससे रिस्क होगा जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। लेकिन ये माइक्रो इन नेचर होता है कि आप गलती करें तो सिर्फ आपको लॉस होगा, पूरी इंडस्ट्री को थोड़ा ना होगा, वो तो अपना सही से चल रहे हैं, उन्होंने अपना जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक से कर रहे हैं। इट यूजली इफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर सिमिलर स्ट्रीम। तो ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर सब ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो अगर इस तरीके का कोई रिस्क आया तो सारी जितनी ब्रिक्स इंडस्ट्रीज है, ब्रिक इंडस्ट्री के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सबको इसका इफेक्ट आएगा, अकेली एक को नहीं आएगा। लेकिन ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को पहले इफेक्ट करेगा कि भाई आपकी गलती थी ना, तो इससे आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन को फर्क आएगा, बाकी जितने भी मैन्युफैक्चर थे वो अपने सही चलते रहेंगे, आपने गलती की थी तो आपको ये भुगतनी पड़ेगी। तो इसको आप फुली असेस एंड एंटिसिपेट नहीं कर सकते एडवांस के अंदर, लेकिन ये आपका एडवांस के अंदर आप इसको असेस कर सकते हो, क्योंकि आप खुद इसको अपनी गलतियां कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके एग्जांपल है जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, की इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ये तो कोई भी नहीं पता लगा सकता था, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सबके ऊपर इफेक्ट आएगा, एक अकेले व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, तो ये सब क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है, कि मैं थोड़ा ना पता लगा सकता था कि गवर्नमेंट अगले साल इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी या कम कर देगी।
और इसके अंदर आता है जैसे कंप्लायंस रिस्क, आपको लॉ की कंप्लायंस करनी थी, आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी, आप खुद ही नहीं कर रहे तो ये तो रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो ये एक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा, ये पूरी इंडस्ट्री को फेस करना पड़ेगा। तो ये सिस्टमेटिक रिस्क होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको रिस्क का मीनिंग जो अलग अलग तरीके से बताया गया है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक समझ आया। देन हमारे पास हम रिस्क को और डिवाइड कर सकते हैं फाइनेंस के बेसिस पे, तो फाइनेंशियल रिस्क एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क, इन दो बेसिस के अंदर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस बताइए, तो फिर आपको बताना है कि एक फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, एक नॉन फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, इनको हमें देखना है। तो फाइनेंशियल रिस्क कौन से होते हैं? फाइनेंशियल रिस्क होते हैं जिनका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। आपने ये डायरेक्ट वर्ड याद रखना है, क्योंकि फाइनेंशियल है तो डायरेक्ट फाइनेंस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा ऑन द एंटिटीज ट्रीटेड एज फाइनेंशियल रिस्क। जिस रिस्क में भी अभी अलग अलग एग्जांपल देके बताइए, ये अब हमने देखने की कौन कौन से होते हैं, ये आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। और नॉन फाइनेंशियल रिस्क की सीधी सी बात है कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, डू नॉट यूजली हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, जो आपको बाद में देखने को मिलते हैं, और फिर बाद में फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आपके ऊपर पड़ता है अगर आप इसको इनिशियल स्टेज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर लेते। तो नॉन फाइनेंशियल का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन बाद में इंपैक्ट आता है। फाइनेंशियल का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर। तो ये डिफरेंस होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के अंदर। अब फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिस्क आता है आपका कौन सा? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क ये आप याद करना पड़ेगा कौन कौन सा होता है। सबसे पहले होता है मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर क्या अप्स डाउन्स हो रहे हैं, उसके चलते आपको भी रिस्क फेस करना पड़ेगा। कि जो भी जैसे मार्केट प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, उसके कारण आपको भी आपके भी ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर। द मार्केट रिस्क में भी एब्सोल्यूट रिस्क एंड रिलेटिव रिस्क। अब ये जो है मार्केट रिस्क, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट कैसे हो सकता है? जब आप उसको रुपीज़ या करेंसी के अंदर मेजर कर सकते हो कि कितना वो रिस्क है। रिलेटिव टू बेंचमार्क इंडेक्स, की एक बेंचमार्क इंडेक्स के कि इससे कंपैरिजन करो आप ये कितना वो रिस्क आ रहा है, तो वो रिलेटिव रिस्क है कि ये चीज़ इतनी है तो इसके कंपैरिजन में, तभी तो रिलेटिव हो गया ना, इससे रिलेट करके आप करो। और एब्सोल्यूट आप खुद कर पा रहे हो कि इससे 100 का इफेक्ट, 200 का इफेक्ट, कितने का इफेक्ट आ रहा है। तो ये दो तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब इसके अंदर भी हम कैसे देख सकते हैं? एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये भी क्या है? एक मार्केट रिस्क ही है। मार्केट रिस्क के अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क भी एक तरीके का रिस्क है। इसके अंदर क्या होता है? जैसे फाइनेंशियल एसेट विच आर कनेक्टेड विद इंटरेस्ट फैक्टर, ऐसे फाइनेंशियल एसेट जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं? इंटरेस्ट फैक्टर से। जैसे कि आपके बॉन्ड्स, डिवेंचर, जिनके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट रिस्क एडवर्सली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, की अगर जैसे मान लो आपने कोई बॉन्ड्स ले रखे थे या आपने कोई एफडी ले रखी थी, उसके ऊपर पहले इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा था, अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट 7% कर दिया, तो ये एक रिस्क है कि आपको 1% रिटर्न कम मिलेगा, और आपने इस 8% के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले रखे थे। तो आपके ऊपर ये क्या आ गया? एक मार्केट रिस्क आ गया। किस कारण से? इंटरेस्ट रेट के कारण से। एनी इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रिड्यूसेस द प्राइस बॉन्ड एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। अब आपके अगर डेट इंस्ट्रूमेंट मार्केट के अंदर थे, जैसे डिवेंचर्स थे या इस तरीके की कोई चीज़ थी, आपने क्या किया? पहले आप उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट दे रहे थे, अब आपने क्या किया? 6% इंटरेस्ट दे दिया। आपने क्या किया? इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो उसके कारण आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? वाइस वर्सा। ये सब क्या चीज़ें हैं? कि इंटरेस्ट रेट रिस्क है, कि इंटरेस्ट के कारण जो आपको रिस्क देखना पड़ रहा है। तो ये भी क्या होता है? मार्केट रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मार्केट वॉलेटिलिटी आ रही है, मार्केट के अंदर चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से करेंसी रिस्क होती है। करेंसी रिस्क हमें सीधा सा पता चल रहा है कि करेंसी रेट के अंदर भी वॉलेटिलिटी होती है, कि करेंसी रेट चेंज होता रहता है, डॉलर के कंपैरिजन में रुपी, या इसी तरीके से मतलब बाकी जितनी भी फॉरेन करेंसी है उनके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिस्क बनाता है, जिसको हम मार्केट रिस्क बोलते हैं। द रिस्क इफेक्ट ऑफ फर्म विच हैव इंटरनेशनल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड द क्वांटम ऑफ द रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ट्रांजेक्शन विद एक्सटर्नल मार्केट। अब आप कितने क्वांटिटी में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो? अब किसी की बहुत थोड़ी सी ट्रांजेक्शन है, उसको इतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी का मेजर काम ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हो रहा है तो उसको बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करता है, डोमेस्टिक मार्केट में ही काम करता है, तो उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट डिपेंड्स कि आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन इक्विटी रिस्क होता है।
कि आपने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी ने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा है इक्विटी मार्केट में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी ने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो इसका उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इट मीन्स डेप्रिसिएशन इन वन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन मार्केट इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल इन कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी, बीटा ऑफ स्टॉक्स टेल्स अस द मार्केट रिस्क ऑफ दैट स्टॉक। जैसे जब भी आप किसी शेयर को देखोगे तो उसके अंदर उसका बीटा दिया होता है, इसकी बीटा कितना है, तो उसका बीटा का मतलब क्या होता है कि इस ये जो है कि मार्केट रिस्क कितना है स्टॉक का, एंड इट इज एसोसिएटेड विद डे टू डे फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। और ये डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर कितनी डे टू डे फ्लक्चुएशंस है उसके ऊपर। तो इक्विटी रिस्क होता है और एक हमारे पास कमोडिटी रिस्क होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई कमोडिटी है तो उस कमोडिटी का सीधी सी बात है प्राइस के अंदर जो चेंज आ रहा है उसके कारण आपको रिस्क देखने को मिलेगा। फिजिकल एसेट्स होती हैं क्योंकि इसके अंदर जैसे अब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे अब खरीदना बेचना भी करते हैं ऐसी चीज़ों को मार्केट के अंदर हम नॉर्मली, जैसे किसी ने शुगर खरीद ली, दाल खरीद ली, कमोडिटी मार्केट होती है इसकी, तो उसके अंदर उनके प्राइस वेरिएशन होता है। तो ये अपने आप में फिजिकल एसेट्स होते हैं। तो फिजिकल एसेट्स की डिमांड और सप्लाई सीधी सी बात होती है, कितनी डिमांड कितनी सप्लाई है उस हिसाब से इनका प्राइस वेरिएशन होता रहता है। तो इससे भी आपके ऊपर रिस्क आता है। तो ये सब क्या है, मार्केट रिस्क है। तो मतलब कि करेंसी में चेंज आ रहा है, इक्विटी के अंदर जो है, कमोडिटी के अंदर है, इंटरेस्ट रेट के अंदर है, ये सब आपके क्या है, मार्केट रिस्क है। और एक किस तरीके के रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर सबसे पहला रिस्क कौन सा आपका, जो फाइनेंस के ऊपर इम्पेक्ट करता है, मार्केट रिस्क। उसके बाद क्रेडिट रिस्क आता है। पहला कौन सा था, मार्केट था, फिर कौन सा आता है, क्रेडिट रिस्क आता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि जब काउंटर पार्टी जो होती है ये अनेबल होती है या अनविलिंग होती है। क्या होता है, अनेबल होती है या अनविलिंग होती है टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जो भी आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए या तो वो अनेबल हो जाती है या अनविलिंग होती है कि वो करना ही नहीं चाहती। द क्रेडिट रिस्क अराइजेस। फिर उस सिचुएशन में क्या अराइज होता है, क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। तो ये रिस्क है क्या, इसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरी डेट की, जो आपको पेमेंट मिलनी थी वो आपको नहीं मिल पाएगी और उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, क्रेडिट रिस्क है। इट इट इफेक्ट्स द मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग कैश फ्लो इफ द अदर पार्टी डिफॉल्ट। तो अब हमारे पास कैश फ्लो कहाँ से आएगा, कैसे हम उस कैश फ्लो को रखेंगे, क्योंकि हमें भी आगे पेमेंट करनी होगी। तो इस तरीके से रिस्क होता है मेरे लिए। जैसे कि इन केस ऑफ लोन गिवन बाय बैंक टू अ बोरर एंड द बोरर डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स और ड्यू इंटरेस्ट ऑन द डेट इज टर्म्ड एज क्रेडिट रिस्क। बैंक ने किसी को क्या किया, लोन दिया, अब इसको रुपयों में लोन दिया होगा, अब इससे इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस लेंगे। अब जब ड्यू डेट आई तो इंस्टॉलमेंट ये वापस नहीं कर पाया व्यक्ति, तो ये क्या है, बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क है कि मैंने उधार पे पैसा दिया था वो मुझे नहीं मिलेगा वापस, या मैंने उधार पे सामान बेचा था वो मुझे पैसा नहीं दे पाएगा। तो ये सब क्या है, क्रेडिट रिस्क है कि जो चीज़ मैंने उधार पे दी थी, क्रेडिट पे दी थी, वो वहाँ से वापस मुझे कैश फ्लो नहीं आ पाएगा, जिसके चलते मुझे आगे प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे पास कैश नहीं रहेगा। तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा मेरे फाइनेंस के ऊपर। तो ये क्या अपने आप में क्रेडिट रिस्क है। तो पहले मार्केट रिस्क कंप्लीट हुआ, देन क्रेडिट रिस्क आया। उसके बाद लिक्विडिटी रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि जो मेरे पास कैश है, यानी कि मेरा कैश फ्लो जो है वो मेरे पास कैश इतना मेंटेन नहीं हो पा रहा। लिक्विडिटी रिस्क अराइजेज ड्यू टू मिस मैचेज इन द कैश फ्लो, कि मेरी बुक्स के अंदर कुछ और दिख रहा है और एक्चुअल में मेरे पास कैश कुछ और आ पा रहा है। एब्सेंस ऑफ एडुकेट फंड्स, कि मेरे पास इस वक्त कैश में होने चाहिए थे 10 लाख रुपए और मेरे पास कैश में सिर्फ 4 लाख रह गए हैं। तो ये क्या है, लिक्विडिटी रिस्क है, जिसके कारण मेरे को आगे जो कैश से पेमेंट करनी थी या कैश को जहाँ पे भी यूज़ करना था मैं नहीं कर पाऊंगा। Liquidity is altogether different from word solvency. A firm may be in sound position as per balance sheet. बैलेंस शीट में तो दिखा रहा हूँ कि मेरे पास इतने इतने के असेट्स हैं, 10 लाख के करंट असेट्स भी हैं, ये है वो है, तो वहाँ पे तो आप सॉल्वेंट हो, लेकिन आपके पास एक्चुअल में वो 10 लाख नहीं है। तो आपका क्या हो गया कि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आप कर ही नहीं, उसको सिर्फ बुक्स में दिखा पा रहे हो आप, लेकिन एक्चुअल में आपके पास वो नहीं है, तो उसके कारण आपको रिस्क राइज होगा। बट इफ द करंट एसेट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और नियर कैश एसेट, द फर्म में नॉट मेक पेमेंट टू द क्रेडिटर विच एडवर्सली इफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। आपकी बुक्स में शो हो रहा है आपके पास करंट एसेट्स हैं 50 लाख के, ये वो सब आप शो करो, लेकिन एक्चुअल में आपके पास करंट एसेट्स में कैश ही नहीं है या नियर टू कैश कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास, तो आप अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये एक रिस्क है अपने आप में, लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क में भी ऑफ टू टाइप्स। अब ये भी दो तरीके का हो सकता है, ट्रेडिंग रिस्क एंड फंडिंग रिस्क। सबसे पहले कौन सा आया था, मार्केट रिस्क आया फाइनेंशियल के अंदर, देन क्रेडिट रिस्क आया एंड देन लिक्विडिटी रिस्क आया। लिक्विडिटी रिस्क के अंदर अब दो तरीके के रिस्क हमें देखने को मिल रहे हैं, ट्रेडिंग रिस्क और फंडिंग रिस्क। ट्रेडिंग रिस्क क्या होता है, it may mean the absence of liquidity or enough product or security etc to actually undertake buying and selling activity. In the context of security trading, inability to enter into derivative transaction with counterparty to make sales or purchase of security। यानी कि सीधी सी बात है कि मेरे पास absence of liquidity है या मेरे पास इतना कैश नहीं है कि मैं एक्चुअली वो चीज़ खरीद या बेच सकूँ।
उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग रिस्क बोल रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी मार्केट में होता है। और फंडिंग रिस्क क्या होता है, इट रेफर्स टू द इनएबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशन, कि मैं जो भी मैंने ऑब्लिगेशन थी मैं उसको नहीं फुलफिल कर पा रहा, उसको हम फंडिंग रिस्क बोल रहे हैं। जैसे कि इनएबिलिटी टू मैनेज फंड बाय ईदर बोरोइंग और सेल ऑफ असेट सिक्योरिटी, it arises where the balance sheet of the firm contain illiquid financial asset which cannot be turned into cash within a very short time, कि मेरे बैलेंस शीट के अंदर तो बहुत सारे इलिक्विड एसेट्स दिख रहे हैं, लेकिन मैं उसको शॉर्ट टर्म के अंदर लिक्विड एसेट्स में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। मेरे पास प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पा रहा, तो वो इलिक्विड एसेट है, लेकिन मैं उसको जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा कैश के अंदर। तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी, फंडिंग की प्रॉब्लम होगी, मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो मैं अपनी ऑब्लिगेशन जो भी मैंने की है, सेल परचेज किया जिस भी चीज़ की, तो मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो इस कारण से मेरे को रिस्क देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, फंडिंग रिस्क हो गया। ट्रेडिंग रिस्क हो गया कि मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है और मैं एक्चुअल में जो बाइंग सेलिंग है वो नहीं कर पाता। ये आपको सिक्योरिटी मार्केट में ही बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, उन आप सिक्योरिटीज़ को नहीं खरीद पाते या प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाते जब जैसे डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आप एंटर करते हो। और फंडिंग रिस्क होता है कि मैं एकदम से लिक्विडिटी अरेंज नहीं कर पा रहा, इसके कारण से जो मेरी ऑब्लिगेशन थी मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा, जो भी मैंने बोला था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंडिंग रिस्क, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग रिस्क। तो आपके जो लिक्विडिटी रिस्क है वो दो तरीके के हैं, ट्रेडिंग रिस्क और फंडिंग रिस्क। सबसे पहले आपके पास कौन सा आया था, क्रेडिट मार्केट रिस्क आया था, जिसके अंदर आपको 4-5 तरीके के रिस्क देखने को मिले थे। कौन कौन से मिले थे उसके अंदर, जो मार्केट रिस्क के अंदर एक इंटरेस्ट रेट रिस्क था, करेंसी रिस्क था, इंटरेस्ट रेट था, करेंसी था, इक्विटी रिस्क था, कॉमोडिटी रिस्क था। ये 4 तरीके के थे। फिर क्रेडिट रिस्क आया आपके पास, इसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एंड देन लिक्विडिटी रिस्क आया, जिसके अंदर ट्रेडिंग रिस्क और फंडिंग रिस्क हमें देखने को मिला। उसके बाद आता है ऑपरेशनल सिस्टम मैनेजमेंट रिस्क। बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास इनएडिक्वेट सिस्टम है या सिस्टम कैपेसिटी नहीं है या आपका सिस्टम फेल कर गया, या ऑब्सोलेंस रिस्क, मैनेजमेंट फेलियर हो गया आपका, कि आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए सही से, फॉल्टी कंट्रोल कर रहे हो, ह्यूमन एरर कर रहे हो, तो ये क्या आप ऑपरेशन सही से नहीं कर पा रहे, आपका सिस्टम फेल कर रहा है, आप मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे। इस कारण से जो आपको रिस्क देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं, कि आपके ऑपरेशन सही से नहीं चल पा रहे। तो ये आपका ऑपरेशनल रिस्क होगा। सबसे पहले कौन सा आया, मार्केट रिस्क, फिर कौन सा आया, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, एंड देन फिर कौन सा है, ऑपरेशनल रिस्क। फिर उसके बाद आता है ऑब्सोलेंस रिस्क। ऑब्सोलेंस रिस्क का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर पुरानी हो जाती है टाइम के साथ, उसको आप अपडेट नहीं करते, तो उसके कारण आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। तो जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, जैसे अब टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया आता जाता है, अगर कंपनी जो है अनेबल रहती है, एबल नहीं रहती उसको टाइमली कॉप अप करने के लिए उसके साथ, तो उससे क्या हो सकता है कि उसकी यूनिट जो है बहुत जल्दी बंद हो सकती है। जैसे नोकिया के साथ हुआ था कि उन्होंने वही पुराने मोबाइल चलाते रहते थे, वो टच स्क्रीन नहीं लेके आए, वो सब चीज़ें उन्होंने नहीं की, तो इसलिए वो उसकी यूनिट जो है बंद हो गई। तो वो क्या था, ऑब्सोलेंस रिस्क की तो था, वो अपने टाइम के साथ उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। फिर लीगल रिस्क होता है, तो ये तो सीधी सी बात है कि आप जो है सही चीज़ें नहीं कर रहे हो लॉ के हिसाब से, आप लॉ को वायलेट कर रहे हो। जब काउंटर पार्टी जो होती है डज नॉट हैव द लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटी टू एंगेज इन द ट्रांजेक्शन, इट आल्सो इंक्लूड कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी रिस्क लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो, मिसमैनेजमेंट कर रहे हो लीगल अफेयर्स का। तो ये सब क्या लीगल रिस्क है कि आप लॉ को सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, जो आपको सेबी ने बोले हैं रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए, कंपनीज एक्ट ने बोले, उन सबको आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इसके कारण आपको रिस्क फेस करना पड़ सकता है। एंड देन पॉलिटिकल रिस्क होता है कि कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, तो वो डिपेंड करता है कि इस कंट्री के अंदर कैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैसी रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट में कैसे हैं, अनसर्टिनिटी कितनी है कि जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी से है या नहीं है, कि गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है नहीं गिर सकती, तो वो एक अनस्टेबिलिटी है या नहीं है, वो चीज़ देखी जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं, कि अगर आज हमने कोई डिसीजन लिया तो क्या वो डिसीजन हमारे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, कि भाई कल को गवर्नमेंट गिर जाएगी फिर हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है, ये तो वो भी एक अपने आप में क्या है, रिस्क है। तो ये सब क्या है, आपके फाइनेंशियल रिस्क हैं। कौन कौन से फाइनेंशियल रिस्क हमने पढ़े, सबसे पहले मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क के बाद ऑपरेशनल रिस्क, ऑब्सोलेंस रिस्क, लीगल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, ये सारे के सारे आपके फाइनेंशियल रिस्क हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं नॉन फाइनेंशियल रिस्क, जो कि आपको डायरेक्टली फाइनेंस के ऊपर इंपैक्ट नहीं करते, लेकिन लेटर ऑन बाद में आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, आपके फाइनेंस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल कौन कौन से होते हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड सर्विस रिस्क। सबसे पहले कौन सा रिस्क आता है, बिजनेस रिस्क आता है। तो बिजनेस रिस्क है कि ये क्या करता है, अनसर्टेनिटी है इन प्रॉफिट और
danger of loss and the event that could pose a risk due to some unforeseen events in future which causes business to fail। कि भाई आपको अनसर्टिनिटी है कि आपको हो सकता है फ्यूचर में आपको प्रॉफिट ना हो, या कोई खतरा है कि आपको लॉस हो जाएगा, या कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसके कारण आपको आपका बिजनेस जो है वो बंद करना पड़ सकता है, तो आपका बिजनेस फिर उससे फेल हो जाएगा। तो ये क्या बिजनेस रिस्क है कि आपका बिजनेस हो सकता है चलेगा या नहीं चलेगा। तो एकदम से आपके फाइनेंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि कुछ भी अनसर्टिनिटी है, मेजर रोल तो फाइनेंस ही प्ले कर रहा होता है। तो वो जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे जो हमने शुरू में की थी, वो किस तरीके का रिस्क है, बिजनेस रिस्क की है। ठीक है कि भाई लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, जो चीज़ आप पहले बेच रहे थे, आप कुछ खाना बेच रहे थे, आप कपड़े बेच रहे थे, या जो भी चीज़ बेच रहे थे पहले लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ और लोगों को अब कुछ और पसंद आने लग गया, तो आपकी जो सेल्स है वो गिर जाएंगी। तो ये अनसर्टिनिटी है आपके लिए, अगर आप उस हिसाब से चेंज नहीं हुए तो ये अपने आप में क्या एक बिजनेस रिस्क है, जिसके कारण आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइनली इम्पैक्ट आएगा। दूसरा स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है। स्ट्रेटेजी से ही हमें पता चल रहा है हमें जो प्लान करने हैं, तो बिजनेस प्लान विच हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, कि आपने सब कुछ किया लेकिन आपने जो प्लान अपने डेवलप किए थे कि हम इस तरीके से बिजनेस करेंगे, आपने प्रॉपरली उसको बनाया नहीं कि हमारी चीज़ें किस किस तरीके से होंगी, स्टेप्स क्या होंगे, कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से आपने सारी चीज़ें देखी नहीं। तो ये क्या है, अपने आप में स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क में अराइज फ्रॉम मेकिंग पुअर बिजनेस डिसीजन, फ्रॉम द सबस्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, फ्रॉम इनएडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन ऑन फॉर्म ऑफ फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू वेल चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। मतलब एक तरीके से आप प्लानिंग सही नहीं कर रहे ना, तो वो क्या है, आपका स्ट्रेटेजिक रिस्क है कि आपकी प्लानिंग आपने बेकार की, उसके बाद आपको उसका एग्जीक्यूशन भी गलत तरीके से कर रहे हो, तो वो स्ट्रेटेजिक रिस्क है। तो पहला बिजनेस रिस्क हुआ, दूसरा स्ट्रेटेजिक रिस्क हुआ। फिर आपके पास आता है कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या है कि अगर आप लॉस की नॉन कंप्लायंस करते हो, ठीक है, जो भी एंटिटी ने जो भी लॉज को फॉलो करने थे, तो उससे क्या होगा कि पब्लिक आई के अंदर आपकी रेप्यूटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपके ऊपर पेनल्टी और पीनल प्रोविजंस लग सकते हैं, जिसके कारण आपको नॉन फाइनेंशियल रिस्क देखना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो अल्टीमेटली आपके फाइनेंस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो ये तीसरे तरीके का हो गया। देन फ्रॉड रिस्क होता है। फ्रॉड रिस्क क्या है कि आपका जो सिस्टम है उसको कोई भी उसके साथ फ्रॉड कर सकता है, आप कंट्रोल सही से नहीं कर रहे, आपकी प्रोसीजर वर्किंग प्रैक्टिस जो है सही नहीं है। तो इससे क्या होता है, हो सकता है कि कोई बाहर वाला भी आपके साथ आगे फ्रॉड कर सकता है, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपके साथ रिस्क फ्रॉड कर सकता है। तो ये जो फ्रॉड अगर होता है तो फिर वो आपके फिर फाइनली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आपको जो सही चीज़ वो चीज़ें हैं वो सही से नहीं चलेंगी, और अल्टीमेटली फिर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। रेप्यूटेशन रिस्क होता है कि आपके जो पब्लिक ओपिनियन है आपके लिए वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, चाहे आप जितना अच्छा काम कर रहे हो या कोई बुरा काम कर रहे हो। अगर अल्टीमेटली पब्लिक में इमेज आपकी बुरी बन गई, तो आप जो मर्जी करते रहो, फिर आपकी सेल्स नहीं होगी, लोग आपका सामान नहीं खरीदेंगे, और फिर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। जैसे कि आप अपने कंप्लाइंसेस नहीं कर रहे, या आप इन्वायरमेंट के प्रति चीज़ें सही से नहीं कर रहे, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, तो वहाँ पे आपको रेपुटेशन का रिस्क रहता है और फिर आपकी नेगेटिव इमेज बन जाएगी। ट्रांजैक्शन रिस्क होता है कि आपका इंटरनल सिस्टम सही नहीं है, इन्फॉर्मेशन चैनल सही नहीं है, एम्प्लॉय जो है वो इंटीग्रिटी से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन रिस्क रहता है। ठीक है, तो फिर वो भी आपको अल्टीमेटली इम्पेक्ट करेगा। डिजास्टर रिस्क होता है, ये तो सीधी सी बात है कि जैसे फ्लड आया, फायर, अर्थक्वेक, मैन मेड रिस्क, ठीक है, कोई जैसे माइन वगैरह हम तोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसके कारण भी कंपनी के ऊपर रिस्क हो सकता है। रेगुलेटरी रिस्क होते हैं। रेगुलेटरी रिस्क क्या होते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, तो क्या उस हिसाब से आप चीज़ें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और टेक्नोलॉजी रिस्क, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी इस तरीके की रखनी है कि उसके अंदर टैंपरिंग ना हो पाए, ठीक है, ईजिली, कि आपकी कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये चीज़ आपको सेव करके रखनी है। तो ये सब क्या है, आपकी नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क कितने तरीके के हैं, 8 तरीके के नॉन फाइनेंशियल, नहीं 9 तरीके के नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, और 6 तरीके के फाइनेंशियल रिस्क है। उससे पहले हमने सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क पढ़े थे, और उससे पहले हमने रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिस्क होता क्या है। देन आपके पास ऑडिट रिस्क आता है और टाइप ऑफ ऑडिट रिस्क आते हैं। फिर जब हमें रिस्क समझ आ गया क्या होता है, फिर तभी तो हम उसको मैनेज करेंगे, तो फिर हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ऑडिट रिस्क होता क्या है, इज द रिस्क दैट फाइनेंशियली स्टेटमेंट आर मटेरियली इनकरेक्ट। ये बेसिक सा इतना से बात अगर हमें समझ आ जाती है तो ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन हमें समझ आ जाती है। ऑडिट रिस्क क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, मेटीरियली इनकरेक्ट है, ठीक है, और इसको हम पकड़ नहीं पा रहे। ऑडिट का काम क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर गलत है, इनकरेक्ट है, तो उसको हमें पकड़ना है ना कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो वो इनकरेक्ट है लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे। तो ये रिस्क क्या है, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली इनकरेक्ट इवन दो द ऑडिट ओपिनियन स्टेट दैट फाइनेंशियल रिपोर्ट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये हमने पूरा ऑडिट कर लिया और उस ऑडिट के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो पूरी तरीके से ठीक है, उसके अंदर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर मटेरियल
मिसस्टेटमेंट थी वो मटेरियली इनकरेक्ट थी, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑडिट रिस्क बोल रहे हैं। तो ऑडिट का पर्पस क्या होता है, अगर हम ऑडिट करते हैं तो उसका पर्पस तो यही होता है ना, टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल। अब देखो इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि अब आप ऑडिट भी कर लो उसके बाद आप ये बोलो 100% श्योरिटी से कि उसके अंदर कोई मटेरियल चीज़ इनकरेक्ट नहीं होगी, तो ये चीज़ कोई श्योरिटी नहीं दे सकता जो भी ऑडिट कर रहा है। लेकिन ऑडिट का पर्पस ये होता है कि इसको सब कम से कम किया जाए, कि ऑडिट रिस्क कम से कम रहे, कि हमने अगर ऑडिट किया तो उसके अंदर चांसेस ये कम हो कि उसके अंदर कोई मटेरियली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो उसको हमें कम से कम करना होता है। जिसके लिए वो हम कैसे करते हैं कि हमारे पास अगर हम एडिक्वेट टेस्टिंग करें, हम सारी चीज़ों को सही से चेक करें, हमने सारी एंट्रीज को सही से चेक किया है और हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है कि हाँ ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है, सब चीज़ों के बिल है हमारे पास, तो उसके थ्रू हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं कि ऑडिट रिस्क के चांसेस होने के जो चांसेस है वो कम है, कि इन मटेरियली इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है कम होगी, ऐसा चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमने एडिक्वेट टेस्टिंग की है और हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है। तो ऑडिट रिस्क को कैसे कम किया जाता है, एडिक्वेट टेस्टिंग करके और सफिशिएंट एविडेंसेस को कलेक्ट करके। और ऑडिट रिस्क होता क्या है कि उस स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर मटेरियली इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी जो कि हमें हमारी रिपोर्ट के हिसाब से लग रहा है कि उसके अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब टाइप ऑफ ऑडिट रिस्क किस तरीके के होते हैं, तो दो कंपोनेंट्स बताए हैं ऑडिट रिस्क के अंदर। टू कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क आर दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये तो हमें समझ ही आ गया, एंड डिटेक्शन रिस्क, उसके अंदर मिसस्टेटमेंट है उसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, तो ये दो कंपोनेंट्स है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ये हमें समझ आ गया कि ये अपने आप में इनहेरेंट रिस्क होता है एंड कंट्रोल रिस्क होता है। इनहेरेंट मतलब कि आप ना कुछ भी करके उसको रोक नहीं सकते, उसके अंदर आएगा ही आएगा, जैसे ह्यूमन एरर होता है, क्योंकि ह्यूमन उसको काम कर रहा है, देख रहा है, तो उसके अंदर वो हो ही सकता है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इट इफेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट is the susceptibility of financial statement accounts and assertion to material misstatement and the risk that client's current internal control would be ineffective in proactively identifying and correcting the misstatement। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल जो है वो चेक करेगा आपकी रेगुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वही बनाएगा ना। तो इंटरनल कंट्रोल जो है वो आपका एक तरीके से इनइफेक्टिव है कि वो आपको सही स्टेटमेंट्स दे पाए, वो मिस स्टेटमेंट हो रही है उसके कारण। और इंटरनल कंट्रोल भी इसलिए ही मिस स्टेटमेंट करता है क्योंकि उसके अंदर भी इनहेरेंट रिस्क होता है कि उसको कॉल्यूजन से तोड़ा जा सकता है इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि कुछ लोग मिलके उसको ख़राब कर सकते हैं। और उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है कि भाई जो ह्यूमन एरर के चांसेस है वो हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क, दैट ऑडिटर्स प्रोसीजर डू नॉट डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि अब सब कुछ हो गया उसके बावजूद भी जो ऑडिटर ने प्रोसीजर किया वो उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को नहीं ढूंढ पा रहा, तो ये क्या है, डिटेक्शन रिस्क है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क के अंदर। ऑडिट रिस्क के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क और दूसरा डिटेक्शन रिस्क की होगा, तब भी हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने प्रोसीजर से। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा कि रिस्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट हमने देखी, टाइप ऑफ रिस्क देखा, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के अंदर 6, नॉन फाइनेंशियल के अंदर 9। फिर हमने ऑडिट रिस्क देखा, ऑडिट रिस्क के अंदर हमने दो चीज़ें देखी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है और डिटेक्शन रिस्क होता है हमारे पास। देन हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। अभी हमने रिस्क समझ लिया कि रिस्क क्या होता है, अब हमें समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कि जो हमारे टॉपिक का नाम है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है कि एक ये टर्म है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, एक ऐसे प्रोसेस को बताने के लिए जिसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करना। यहाँ से आपने याद करना है असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, असिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू, क्या चीज़ करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करते हो, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इवेल्युएट एंड टेक एक्शन। चार चीज़ों के लिए, क्या, आइडेंटिफाई करना, देखना कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ है, देन उसको समझना, उसको एवेल्युएट करना कि क्या इसके अंदर मटेरियल है या नहीं है, एंड देन उसके अगेंस्ट क्या करना, एक्शन लेना, किस चीज़ के लिए, देयर रिस्क, टेक एक्शन ऑन देयर रिस्क विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस, कि हम ये सारी चीज़ें करें कि हमारी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए, और रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड ऑफ फेलियर, कि जो इसका इम्पैक्ट था इस रिस्क का वो कम हो जाए और इसके कारण जो हमारी फेलियर के चांसेस थे वो कम हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन याद करते हो तो दिस इज बेस्ट डेफिनेशन टू लर्न अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। फिर हम इसके अंदर जब स्टेप्स पे आएंगे तो स्टेप्स भी कहीं ना कहीं इसी डेफिनेशन से निकल रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कि ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम एम करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन को हम असिस्ट करेंगे किस चीज़ के अंदर, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इवेल्युएट एंड टेक एक्शन। क्या, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इवेल्युएट एंड टेक एक्शन, किस चीज़ के ऊपर, रिस्क के ऊपर हम ये एक्शन ले रहे हैं, किस व्यू से ले रहे हैं, कि हम प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं कि हमारी सक्सेस होगी, और जो रिस्क है उसको हम कम करना चाहते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम करना चाहते हैं, जिसके चलते जो हमारे फेलियर के लाइक्लीहुड है वो
कम हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है इतनी, उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है, अगर आपसे वो रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करने के लिए बोलता है तो, कि इन ट्रेडिशनल कंसेप्ट, पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल कंसेप्ट अगर आप देखो आज से कुछ सालों पहले, 40-50 साल पहले, हम रिस्क सिर्फ उसको मानते थे नेचुरल कैलेमिटीज़ को, कि भाई आंधी तूफान ये सब चीज़ें आ गई, फायर लग गई, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, तो ये सब हम इसको क्या मानते थे, रिस्क मानते थे सिर्फ इस चीज़ को, इसी को हम रिस्क मानते थे। एंड कीपिंग द सेफगार्ड इक्विपमेंट, और अगर हम अपने सेफगार्ड इक्विपमेंट्स रख लेते थे कि फायर लग गई तो हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, अर्थक्वेक आ गई तो हमने कुछ ड्रिल्स कर ली इस तरीके की कि अगर अर्थक्वेक आती है तो आप कैसे भागेंगे, इस तरीके की चीज़ें हमने कर ली, तो हम सोचते थे कि रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, दिमाग में रखनी है अपने रिस्क मैनेजमेंट के चलते, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, बिजनेस डायमेंशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रेगुलेटरी चेंजेस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, न्यू एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क हैव एमर्ज। तो इससे क्या हुआ, बिजनेस डायमेंशंस के अंदर चेंज आया, ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई, लॉ के अंदर चेंजेस आए, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बढ़े कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डैमेज हो रहा है, तो इसके चलते फिर हमारे पास अलग अलग तरीके के रिस्क हमें देखने को मिले, जो अभी तक हम इतने सारे रिस्क पढ़ के आए हैं ऊपर। सो इन द era ऑफ फास्ट चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीगल कंप्लाइंसेस, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड टू इंश्योर द सर्वाइवल, विएबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस, द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क हैव गेन्ड अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो अलग अलग तरीके के जो रिस्क हमने पढ़े ऊपर, वो जो है बढ़ गए, वो टाइप के रिस्क जो है बढ़ गए हैं, उसको मैनेज करना ही हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है। इसी के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी। तो आपने रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ी। उसके बाद आपने ये वाला कंसेप्ट समझाना है कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या था, एंड देन फिर हम कैसे चेंज हुए उसके अंदर। देन आपने क्या समझाना है, ये वाली बात, रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट अगर करना है तो किससे कमिटमेंट चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से। छोटे लेवल पे कुछ भी करते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बड़े डिसीजन चाहिए होते हैं। तो इट इज़ नो लॉन्गर अ डिस्क्रिप्शन, और आपकी डिस्क्रिप्शन ये कि आप चाहो तो कर लो, ना चाहो तो मत करो, दैट इज़ नॉट योर डिस्क्रिप्शन, नाउ यू हैव टू डू इट, इट्स योर ड्यूटी टू डू इट। ठीक है, इट इज़ अ टूल नेसेसरी टू हैव क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस एज दे डेवलप ड्यूरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। 10 रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू। तो अब ये 2 पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं कि हमें किस चीज़ के लिए फ्रेमवर्क देता है जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। पहली चीज़ ये इंश्योर करता है कि हमने क्या किया है, ऑल द फोर्सिएबल रिस्क इन्वॉल्व आर एक्चुअली अंडरस्टूड, कि जितने भी फोर्सिएबल रिस्क, जितने भी रिस्क हो सकते हैं, हमने क्या किया, उसको एक्चुअली अंडरस्टूड कर लिया। जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस करेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जितने भी फोर्सिएबल रिस्क हैं हमने उसको क्या किया है, अच्छे से समझ लिया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कि अच्छा इसके अंदर ये रिस्क है, ये चीज़ हो सकती है, तो हमने वो समझ लिया पूरी तरीके से, और जब डिसीजन ले रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है, तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स ले लें। तो पहला, जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट जब भी पॉलिसी बनाएगा या कुछ भी करेगा, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर वो इंश्योर करेगा क्या, कि हमने सभी फोर्सिएबल रिस्क को देख लिया है इसके अंदर, उसको अच्छे से समझ लिया है, एक्चुअली अंडरस्टूड कर लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जब भी हम डिसीजन लेंगे तो उन रिस्क को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे। और दूसरी बात क्या करेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, मॉनिटर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ऑनगोइंग ऑपरेशंस, जो भी नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे, और साथ साथ जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स उनको भी मॉनिटर करेंगे, क्या इंश्योर करने के लिए, दैट दे कंटिन्यू टू डेवलप सेटिस्फैक्टरली एंड नो प्रॉब्लम्स और न्यू रिस्क एमर्ज, की जो नई चीज़ें हैं वो सेटिस्फैक्टरली चल रही हैं, जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है वो भी सेटिस्फैक्टरली चल रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और कोई नए रिस्क एमर्ज नहीं हो रहे। यानी कि आप इंश्योर कर रहे हो कि अगर आप कोई डिसीजंस लेने जा रहे हो तो उसके अंदर फोर्सिबल रिस्क देख लिए, आप मॉनिटर कर रहे हो कि जो आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो वो प्रोजेक्ट्स हैं वो सही से चल रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी चल रहे हैं, उसके अंदर कोई भी नई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नए रिस्क एमर्ज नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब आपसे रिस्क मैनेजमेंट पूछा जाएगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। देन वो जो टेक्निकल ट्रेडिशनल कंसेप्ट वाली बात थी, वहाँ से लेके आपको ये लिखना है कि हमें एट प्रेजेंट कैसे वो चेंज हुआ है। देन आपको बताना है कि टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होती है या उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। एंड देन आपको बताना है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। इट इज़ desirable to have holistic approach to risk management that avoid compartmentalization of risk. रिस्क मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये सब बातें फिर आ जाती है आपकी। तो मेनली यहाँ तक आप लिखते हैं दैट इज मोर देन एनफ। अगर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको इतनी बात समझ आ जाती है तो ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, तो सीधी सी बात है जो हमने पढ़ी है वही सारी एडवांटेजेस है। आपको कॉस्ट सेविंग होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगी, ये तो सबके अंदर ही आ जाता है, कॉस्ट सेविंग और वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है, इट कैन हेल्प प्लान एंड प्रिपेयर फॉर अपॉर्चुनिटीज़, की आपको
जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है उसके लिए प्लान एंड प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके जो स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी। रिलायबिलिटी जो है स्टेक होल्डर्स के अमेंग्स में आपकी बढ़ेगी कि आप जो है रिस्क मैनेजमेंट करते हो। और साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रीअश्योर की स्टेक होल्डर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में आपकी जो इमेज है एक तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी, रेपुटेशन तो बढ़ रही है और उनको रीएश्योरेंस भी मिल रही है कि सही चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं। तो आपकी पैसा बचा, टाइम बचा, ठीक है, दोनों चीज़ें हुई। और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर प्लानिंग हो गई, आपकी इमेज सही हो गई, स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग आपने कर ली, और फिर की स्टॉक होल्डर्स को रीश्योरेंस मिल गई। तो एडवांटेज है रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। अब स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के कि इसके अंदर हमारे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। थोड़ा लंबा चैप्टर है, मतलब लंबा नहीं है, टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी मार्किंग भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यही हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था कि एक जी कि भाई इसके अंदर हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हम असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को कि वो आइडेंटिफाई करे, अंडरस्टैंड करे, इवेल्युएट करे, टेक एक्शन करे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, देन आप एनालाइज कर रहे हो एक तरीके से, है ना, अंडरस्टैंड कर रहे हो उसको कि है क्या ये, कितना चांसेस है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। देन आप उसको इवेल्युएट यानी कि असेस कर रहे हो कि ये क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी कम इंपॉर्टेंस है। एंड देन हम उसको टैकल करते हो यानी कि एक्शन लेते हो उसके ऊपर कि आपको क्या करना है, हैंडलिंग ऑफ रिस्क, कि मुझे रिस्क को अवॉइड करना है या रिस्क को रिटेन करना है या रिस्क को डिक्रीज, जो क्या चीज़ करनी है आपको वो चीज़ करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो हमें सीक्वेंस के अंदर दे रखी हैं कि आपको क्या करना है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, असेस करना है और फिर उसको हैंडल करना है। अब आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या है, आइडेंटिफिकेशन हमें वर्ड से ही पता चल रहा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओरिजिन या सोर्स को देखते हैं कि भाई ये रिस्क आया कहाँ से हमारे पास, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए रिस्क में ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ हजार्डियस रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, कि भाई आपको रिस्क हो सकता है कि आप हजार्डियस रॉ मटेरियल जो है फैक्ट्री तक लेके जा रहे हैं। तो सो द सोर्स ऑफ रिस्क ओरिजिन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द जर्नी स्टार्ट टू मैनेजिंग द रिस्क। तो अगर आपको पता चलता है ना कि रिस्क आपका कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, वो हो कहाँ से रहा है, तो इससे आपको बहुत हेल्प हो जाती है कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाते हो आगे के स्टेप्स के अंदर। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, रिस्क रजिस्टर। क्या करते हैं, एक रिस्क रजिस्टर बनाते हैं। आपने ओरिजिन देख लिया ना उसका, तो आप एक रिस्क रजिस्टर बनाते हो जिसके अंदर आप एक लिस्ट बनाते हो। जब भी आपको कोई रिस्क पता चलता है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, सबसे पहले तो उसका ओरिजिन लिखते हो कि भाई इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है ये रिस्क हमारे पास। देन उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्स कितना है उसका। एंड देन कौन सी कैटेगरी के अंदर वो आ रहा है। तो ये 3 चीज़ें आप एक कॉलम बना के इस तरीके से रिस्क के बारे में रिस्क रजिस्टर के अंदर लिखते हो कि इसका ये रिस्क है पर्टिकुलरली, इसका ये सोर्स है, पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्स ये है कि इसके अंदर हम इसका ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं और ये इस कैटेगरी का रिस्क है। तो इस तरीके का आप एक रजिस्टर बनाते हो जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये वाले रिस्क जो है इसके अंदर ये चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे ये है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क को आइडेंटिफाई करने का, कि हम ये देख लेते हैं कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन कौन से पोटेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क हैं। तो इसी के लिए हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस आता है कि किस तरीके से करते हैं। ये प्रोसेस आपसे अलग से पूछ सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिस्टमेटिक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से हम देखेंगे या क्या हमारा प्रोसेस रहेगा रिस्क को आइडेंटिफाई करने का। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस डेवलप किया। उसके बाद आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है, कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए आप वेरियस सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। उसके बाद आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक को अप्लाई करते हो। जो भी आपके पास टूल्स या टेक्निक्स है कि किस तरीके से आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसको आप अप्लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद आप रिस्क को डॉक्यूमेंट करते हो। आपने जब टूल्स अप्लाई किए तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन कौन से रिस्क है, तो आप उनको क्या करते हो, रिस्क रजिस्टर के अंदर डॉक्यूमेंट कर लेते हो। जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना कि सोर्स क्या है, उसके बाद इसका पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्स क्या है, कौन सी क्लास का रिस्क है ये, तो वो चीज़ें आप रिस्क रजिस्टर के अंदर लिख लेते हो और डॉक्यूमेंट द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। और जो प्रोसेस आपने पूरा फॉलो किया ना रिस्क आइडेंटिफिकेशन का, उसको भी आप नोट डाउन कर लेते हो, उसको भी आप लिख लेते हो कि आपने क्या चीज़ की थी, कि ताकि आप फ्यूचर में देखो कि आपने किस मेथड को यूज़ करके इस रिस्क को आइडेंटिफाई किया था। एंड देन आप ये देखते हो कि जो आपके प्रोसेस की इफेक्टिवनेस कितनी थी, ताकि आप उसको एसेस करो और आप बाकी अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो उसको इंप्रूव कर सको। तो इन 6 स्टेप्स को आप यूज़ करते हो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि आप एक पहले सिस्टम डेवलप करते हो, क्रिएट करते हो एक सिस्टमेटिक जो सिस्टम होता है, फिर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर आप डॉक्यूमेंट करते हो किसको, नहीं
पहले आप गैदर करते हो, सॉरी, पहले एक सिस्टम क्रिएट करते हो, फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, फिर आप अपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स को अप्लाई करते हो, फिर आप डॉक्यूमेंट करते हो जो भी रिस्क हुए हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट करते हो जो भी आपके रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस थे, एंड देन फाइनली आप असेस करते हो अपने प्रोसेस इफेक्टिवनेस को कि जो आपका प्रोसेस था वो कितना इफेक्टिव था। तो इस तरीके से आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो। तो जब आपसे रिस्क आइडेंटिफिकेशन लिखना है तो आपने पहले ओरिजिन वाली बात लिखनी है कि क्या उसका ओरिजिन था, हम ये देखते हैं। देन आपने ये वाली बात लिखनी है कि हम एक रिस्क रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसके अंदर हमें 3 चीज़ें लिखते हैं, सोर्स, पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्स और रिस्क की क्या कैटेगरी थी। देन आपने उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर ले, पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क को आइडेंटिफाई कर लें। देन उसका आपने प्रोसेस लिखना होता है कि इसके अंदर ये 6 स्टेप्स होते हैं। देन आपके पास रिस्क एनालिसिस आता है, लेकिन उससे बीच में आपके पास 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स आते हैं। तो ये भी हमें समझने हैं, जो कि अलग से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स, कि जो आइडेंटिफिकेशन के अंदर होने चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन अपने आप में क्या, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, पूरा मतलब सारी चीज़ें हिल जाए, क्योंकि आप यहाँ पे पता लगा रहे हो ना कि है क्या। तो इट इज़ इजेंट एन एग्जैक्ट साइंस, एक तरीके की साइंस नहीं है कि आपने ये फार्मूला लगाया और आपको रिस्क पता चल जाएगा। तो इसके अंदर आपको कॉन्टीन्यूस इंप्लीमेंटेशन करनी रहती है अपने फेज, अलग अलग फेजेस के अंदर एक्सपीरियंस जो है, आपके व्यू पॉइंट जो है, वो सबको आपको लगातार करते रहना होता है, तभी आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपके पास ये तरीका नहीं है कि आपने बस ये लिखा फार्मूला, जो भी आपके पास फार्मूला है ABC करके, और आपको आपका रिस्क निकल के आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता रिस्क के अंदर। रिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ें, जब आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए, तो आपको ना बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे अगर आप ये चीज़ें करते हो। ठीक है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, जो आपका रिस्क आइडेंटिफाई होगा वो सही तरीके से हो जाएगा। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टीम पार्टिसिपेशन रखनी है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। अगर कोई कुछ भी आपको बता रहा है, ठीक है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, टीम्स हैं, उनके साथ आपको फेस टू फेस इंटरेक्शंस करने हैं। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है या क्या चीज़ हो सकती है। उनसे, उनको भी ये रहता है कि हमको वैल्यू दी जा रही है, हमारे साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो उनके हिसाब से जो भी चीज़ें होती है वो हमें पता चलती है, और हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या रिस्क है। Repetition, information change appear as the risk management process proceed. Keeping identify risk current and updated means the system focus in mitigating the most prevalent issues. तो हमें क्या करना है, रिपीटिशन करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आज जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया हर दिन वही चीज़ रहेगी, चीज़ें जो है टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो हमें बार बार इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन को। एक बार ही हो गया साल के शुरू में, तो ये नहीं कि पूरे साल वही रहेगा, इसको कंटिन्यू रखो, इस प्रोसेस को करते रहो। देन आपकी अप्रोच क्या रहती है इसके अंदर, तो हर एक चीज़ के लिए आप सेम अप्रोच नहीं कर सकते, आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अप्रोच रखनी पड़ती है। ठीक है, वन मेथड इज टू आइडेंटिफाई ऑल रूट कॉजेज एंड अनडिजायरेबल एंड मैप देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। एक तो आपके पास ये अप्रोच रह सकती है कि आप सभी के रूट कॉजेज पता लगा लो, और जो भी अनडिजायरेबल इवेंट्स है वो पता लगा लो, और उनके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे ये लिख लो। और दूसरा तरीका होता है, पहले आप देखो कि फंक्शंस द प्रोजेक्ट मस्ट एनेक्ट, आइडेंटिफाई एसेंशियल फंक्शंस द प्रोजेक्ट मस्ट एनेक्ट एंड देन फाइंड द पॉसिबल इश्यूज विद ईच फंक्शन। पहले आपने सारे फंक्शन देख लिए कि कौन कौन से, फिर किसके साथ क्या इशू है ये आप देख रहे हो, और गोल। बोथ मेथड्स वर्क वेल बट द लेटर में बी ईजियर ड्यू टू डिफाइंड स्कोप। तो जो लेटर वाला है कि पहले आपने फंक्शन देख लिया, फिर उसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ये वाला मेथड जो है ज़्यादा ईजी है, जबकि पहले रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करना और अनडिजायरेबल इवेंट्स और मैप देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट्स को करना। तो आप कौन से अप्रोच को यूज़ कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। तो टीम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, रिपीटिशन होनी चाहिए इसकी, अप्रोच क्या रहती है आपकी, फर्स्ट अप्रोच रहती है, सेकंड अप्रोच रहती है। चौथा, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ऐसी हवाओं में बैठ कर चीज़ें नहीं करनी, ओरली आप चीज़ें करते जा रहे हो। तो कंसिस्टेंट एंड एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंटेशन लीड टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलायबल सोल्यूशन, क्योंकि आपके पास हर चीज़ रिकॉर्ड में रहेगी कि इस चीज़ में ये हुआ था, इस चीज़ में ये हुआ था, तो उससे आपको अपने जो सोल्यूशन है वो अच्छे से मिल पाएंगे। देन रूट्स एंड सिम्टम्स की बात होती है। आपको क्या करना है, जब भी आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन फेज के अंदर है, तो आपको रूट कॉज निकालना है इंस्टेड ऑफ मिसटेकिंग देम विद द सिम्टम्स, कि इसका रूट कॉज क्या है। सिम्टम से आपको कॉज को कंफ्यूज नहीं करना कि अच्छा ये हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, नहीं, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे किस वजह से ये हो रहा है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो रूट्स एंड सिम्टम्स, आपको रूट्स को सिम्टम्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। देन आपको PDRI को यूज़ करना है, प्रोजेक्ट डेफिनेशन रेटिंग इंडेक्स। ये क्या होता है, इज अ रिस्क असेसमेंट टूल। ये क्या है, अपने आप में रिस्क असेसमेंट टूल है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। दैट हेल्प्स टू डेवलप मिटिगेशन प्रोग्राम्स फॉर हाई रिस्क एरिया। तो ये हमें हेल्प कर सकता है कि हम एक मिटिगेशन प्रोग्राम्स डेवलप कर सकें अपने, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है उस जगह पे। तो आपको PDRI को यूज़ करना है और इवेंट ट्री को यूज़ करना है। जैसे इवेंट ट्री क्या होता है कि ये चीज़ हुई तो इसके अंदर ये ऑप्शंस है कि ये हो सकता है, देन इसके अंदर ये चीज़ हुई तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये क्या है, इवेंट ट्री है। तो इनको आपको यूज़ करना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो ये 7 चीज़ें एसेंशियल्स हैं जो आपको अपने जो
रिस्क आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस तो उसके अंदर रखने होते हैं, आपको बहुत अच्छे से आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा उस कारण से। ठीक है, तो 7 चीज़ें क्या क्या हैं आपकी, एक तो आपको टीम पार्टिसिपेशन रखना है, रिपीटिशन करनी है, अप्रोच अपनी कैसी रखनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, रूट एंड सिम्टम्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, पीडीआरआई का यूज़ करना है और इवेंट्रीज का यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप अपनी रिस्क आइडेंटिफिकेशन सही से कर सकते होते हैं। तो अब आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। हमने रिस्क से स्टार्ट किया था, रिस्क की डेफिनेशन से, देन हमने डिफरेंस किया था कि क्लासिफिकेशन किया था रिस्क का कि किस किस तरीके के रिस्क होते हैं, देन हमने रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, देन हमने स्टेप्स के ऊपर आए जिसके अंदर पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रिस्क एनालिसिस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो अब हमने रिस्क को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई ये रिस्क है हमारे पास, ए रिस्क है, बी रिस्क है, सी रिस्क है। अच्छा, ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, लेकिन इसके होने के चांसेस कितने हैं और इसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके होने के क्या चांसेस है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो चीज़ हम देखते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क एनालिसिस बोलते हैं। तो अगर आपको रिस्क एनालिसिस करना है तो क्या करना पड़ता है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में कर लिया है कि इसके कारण क्या पॉसिबल थ्रेट्स होंगे। एंड देन हम क्या देखते हैं, एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ दीज थ्रेट विल मेटेरियलाइज, कि कितने चांसेस है कि ये हो जाएगा या ये नहीं होगा या ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं, जब लाइकलीहुड देख रहे हैं कि वो होगा या नहीं होगा वाला रिस्क, इसी चीज़ को हम रिस्क एनालिसिस बोल रहे हैं, कितना इम्पैक्ट आएगा उसका। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर आपके दो ही चीज़ें होती हैं, आप पहले आइडेंटिफाई करते हो कि आपको थ्रेट्स क्या क्या हैं, देन उसको एस्टिमेट करते हो। एस्टिमेट कैसे करते हैं, पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको ह्यूमन रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, रेपुटेशनल रिस्क है, किस तरीके का रिस्क है, देन आप उसको एस्टिमेट करते हो। कैसे एस्टिमेट करते हो कि कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की होने की और क्या कॉस्ट रहेगी इसकी। तो उससे हमें रिस्क वैल्यू पता चल जाती है। कॉस्ट 100 है, प्रोबेबिलिटी उसकी होने की 50% है, तो आपको कॉस्ट क्या आएगी, उसकी रिस्क वैल्यू क्या आएगी, 50 आएगी। जैसे इसने एग्जाम्पल से भी बता रखा होगा कि मान लो यहाँ पे यू थिंक देर इज 80% चांसेस ऑफ हैपनिंग विद इन अ नेक्स्ट ईयर, कि कोई चीज़ जो है 80% हो सकती है कि ये नेक्स्ट साल में हो जाएगी। क्या, क्योंकि आपके लैंडलॉर्ड जो है उसने अपना रेंट जो है बढ़ा दिया है, कि वो बढ़ाएगा या नहीं बताएगा। अगर ऐसा होता है तो जो आपको कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़ की आ जाएगी नेक्स्ट साल में। तो यहाँ पे आपको रिस्क, अगर आप एनालिसिस करते हो अपना, तो आपके हिसाब से कितनी रिस्क वैल्यू है इसकी, तो हम कैसे निकालेंगे कि 80% चांसेस है कि बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, 5 लाख से बढ़ेगा, तो आपकी रिस्क वैल्यू कितनी होगी, 4 लाख रुपए होगी। तो ये आपकी क्या है, रिस्क वैल्यू की। अगर हुआ तो उसका कितना होगा, वो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिस्क एनालिसिस करना कह रहे हैं। तो इससे आप जैसे मान लो इसकी रिस्क वैल्यू कितनी आ रही है, 4 लाख आ रही है, आपने इसी तरीके से कोई और रिस्क की कैलकुलेशन करी, रिस्क वैल्यू निकाली जिसकी कॉस्ट जो है वो, रिस्क वैल्यू जो है वो 10 लाख आ रही है। आपने एक और की कैलकुलेशन करी जिसकी सिर्फ 10,000 आ रही है, एक और की कैलकुलेशन करी जिसकी आपकी वैल्यू 50,000 आ रही है। तो अब यहाँ पे अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस पे ज़्यादा कंसीडर करना है, 4 लाख पे करना है, 10,000 पे करना है, 50,000 पे करना है, 10 लाख पे करना है, कितना कंसीडर करना है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगा 10 लाख, क्योंकि अगले साल यही सबसे बड़ा आपकी वैल्यू आ रही है। फिर आप इस पर कंसीडर करोगे, देन इस पे आओगे, देन इस पे आओगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी रिस्क वैल्यू है और आपको किसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, जब आप रिस्क असेसमेंट करोगे तो उस वक्त आप देखोगे, अच्छा ये वाला रिस्क जो है ये ज़्यादा बड़ा रिस्क है, इसके कारण मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और इस रिस्क के कारण कम प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्क एनालाइज करना। तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि थ्रेट है किस जगह पे, प्रोजेक्ट के अंदर, फाइनेंशियल, टेक्निकल, और आइडेंटिफाई करने के स्टेप्स होते हैं। जैसे कि आप क्या करोगे, एक लिस्ट बना सकते हो, जैसे हमने ऊपर ये बना रखी है कि आपको किस चीज़ में क्या रिस्क है। ठीक है, फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हो, दूसरों से पूछ सकते हो उनके पर्सपेक्टिव की उनको क्या लगता है, और आप अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। इस तरीके के टूल्स को यूज़ कर सकते हो अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीके से। और इससे फ़ायदा क्या होता है, यूज़फुल क्यों होते हैं ये, एक तो आप जब अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहे होते हो तो आपको एंटीसिपेट हो जाता है, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें हैं, और आपको एक डिसीजन ले पाते हो कि आपको इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सेफ्टी बढ़ जाती है इससे आपकी। ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इवेंट सच एज इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी फेलियर, थेफ्ट, स्टाफ सिकनेस और नेचुरल डिजास्टर्स, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ हो सकती है। तो ये इसके आपको बेनिफिट रहते हैं अगर आप रिस्क एनालिसिस करते हो। तो सबसे पहले आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है, देन आपको क्या करना है, रिस्क एनालाइज करना है। रिस्क एनालाइज के बाद हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जिसके अंदर क्या है, रिस्क असेसमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को एसेस कर रहे हैं कि वो किस तरीके का रिस्क है, कितना सिग्निफिकेंट रिस्क है, कि हमें उसको रिएक्ट करना है या नहीं करना है, या क्या चीज़ करनी है, तो हम उसको देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वो रिस्क किस तरीके का है।
वो इनहेरेंट रिस्क है या रिड्यूसल रिस्क है या दोनों तरीके का रिस्क है, कि वो इनहेरेंट है, रेजिडुअल है, या दोनों तरीके का रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? Inherent risk is the risk to an entity in the absence of any actions preventions management might take to alter either the risk likelihood और impact। यानी क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके का रिस्क कि अगर हम कोई एंटिटी जो है अगर कोई एक्शन नहीं करती या प्रिवेंशन नहीं करती, तो मैनेजमेंट माइट टेक टू अल्टर ईदर द रिस्क लाइकलीहुड और इम्पैक्ट, की जो मैनेजमेंट है उसका जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि हो सकता है ना हो। और रेजिडुअल रिस्क क्या होता है? जो इनहेरेंट रिस्क के बाद जो बच जाता है उसको हम रेजिडुअल रिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट इसने यहाँ पे दे रखा है। रिस्क एनालिसिस क्या होता है? रिस्क एनालिसिस के अंदर हम या रिस्क असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? मैनी इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स एंड फॉर्म द बैकबोन ऑफ योर ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं रिस्क असेसमेंट के अंदर, जो भी हम पढ़ेंगे, और ये आपका बैकबोन है रिस्क मैनेजमेंट प्लान का। वहीं जो रिस्क एनालिसिस है ये एक स्टेप है सिर्फ उसमें से, जिसके अंदर आप ये देखते हो कि कौन सा कैसा रिस्क है और उसकी आप स्कोर देते हो कि कितना है। जैसे रिस्क वैल्यू अभी हमने निकाली नहीं पीछे, तो वही आप रिस्क वैल्यू निकालते हो उसके अंदर कि किसका कितना रिस्क है। तो अब देखो क्या हमारे पास होता है प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट के अंदर। हम क्या करते हैं? हम एक असिस्टेंट क्राइटेरिया डेवलप करते हैं, रिस्क को असेस करते हैं, रिस्क इंटरेक्शन करते हैं कि किस चीज़ का कैसे क्या इंटरेक्शन रहता है, रिस्क को प्रायोरिटीज़ करते हैं नंबर देके, रिस्पॉन्स देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स करना है, और सस्टेनेबल रिस्क एंड असेसमेंट प्रोसेस करते हैं। तो अब देखो एक एक स्टेप को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम एक असेसमेंट क्राइटेरिया को डेवलप करते हैं। क्राइटेरिया मतलब कि हम क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया रखते हैं कि ये चीज़ है तो हम इसको रिस्क के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है? एक कॉमन सेट ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया बनाना होता है बिजनेस यूनिट्स के अंदर, कॉर्पोरेट फंक्शंस के अंदर, एंड लार्ज कैपिटल प्रोजेक्ट्स के अंदर। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आर टिपिकली असेस्ड इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइवलीहुड। तो हम देखते हैं कि किसका क्या इम्पैक्ट होगा। जब हम ये क्राइटेरिया देख लिया कि इस हिसाब से रिस्क को मेजर करना है या इस हिसाब से रिस्क को देखना है, तो इस रिस्क का क्या इम्पैक्ट होगा, अगर ये रिस्क हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है, और उसका लाइकलीहुड कितना है कि होने के चांसेस कितने कि ये होगा या नहीं होगा। मैनी एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज द यूटिलिटी ऑफ इवेल्युएटिंग रिस्क अलॉन्ग विद एडिशनल डायमेंशन सच एज वर्नेबिलिटी एंड स्पीड ऑफ वन सेट। तो ये चीज़ें भी कई लोग ऐड कर लेते हैं कि कितनी वर्नेबिलिटी है उसकी और कितना स्पीड है कि वो कितने उससे आ सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? असेसमेंट क्राइटेरिया को डेवलप करना है। देन आपको उस रिस्क को क्या करना है? असेस करना है। ठीक है, असेस करना है। आप असेस कैसे करेंगे? उसके अंदर आप हर एक रिस्क को वैल्यूज असाइन करेंगे टू ईच रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी यूजिंग द डिफाइंड क्राइटेरिया। जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया था ना, उस हिसाब से आप उसको क्या करेंगे? वैल्यू असाइन करेंगे कि किसकी कितनी वैल्यू है। एट इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज परफॉर्म यूजिंग क्वालिटेटिव टेक्निक फॉलोड बाय मोर क्वांटिटिव ट्रीटमेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी लेंडिंग देमसेल्फ टू क्वालिफिकेशन। तो वही सारी चीज़ें हमने करनी है इसके अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं? रिस्क इंटरेक्शंस देखते हैं। रिस्क डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, कि अब कोई भी रिस्क जो है वो अकेला तो एग्जिस्ट करेगा नहीं कि ये चीज़ सिर्फ अकेले में एग्जिस्ट कर रही है। एंटरप्राइज हैव कम टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग रिस्क इंटरेक्शंस। तो किस चीज़ से उसका क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। इवन सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑन देयर ओन हैव द पोटेंशियल एज दे इंटरेक्ट विद अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस टू कॉज ग्रेट डैमेज और क्रिएट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। तो किसी रिस्क से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेज हो, और हो सकता है कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी दे दे। Therefore, enterprise are gravitating towards an integrated and holistic view of risk using techniques such as risk interaction matrix, bow tie diagrams, aggregative probability distribution। तो ये सारे मेथड यूज़ करते हैं वो इंटरेक्शन देखने के लिए कि किस किस चीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है या क्या क्या चीज़ें और इसके साथ आ सकती हैं इस रिस्क के साथ। तो सबसे पहले हम एक क्राइटेरिया डेवलप करते हैं, देन हम उस रिस्क को असेस करते हैं, एंड हम देखते हैं कि उसके इंटरेक्शंस कहाँ कहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके। उसके बाद हम उस रिस्क को क्या करते हैं? प्रायोरिटाइज करते हैं। क्या करते हैं? प्रायोरिटाइज करते हैं। तो प्रायोरिटाइज मतलब कि देखते हैं कि कौन सा रिस्क कितना ज़्यादा है। वंस द रिस्क हैव बीन असेस्ड एंड देयर इंटरेक्शंस डॉक्यूमेंटेड, तो हमने रिस्क को असेस कर लिया, और उसके असेस कैसे कर लिया? जब हमने उसको नंबर्स दे दिए कि क्या चीज़ क्राइटेरिया के हिसाब से कि कौन सा रिस्क का क्या नंबर है, और उसके इंटरेक्शंस देख लिए जो अभी हमने थर्ड स्टेप में देखे। इट्स टाइम टू व्यू द रिस्क कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो टू एनेबल द नेक्स्ट स्टेप। इसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टेप के अंदर हम रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें पहले देखनी है और किस चीज़ को हमें बाद में देखना है। तो इसके अंदर क्या 2 स्टेप प्रोसेस होता है प्रायोरिटाइज करने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिस्क को रैंक करते हैं अकॉर्डिंग टू 1, 2 एंड मोर क्राइटेरिया, की अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया से कि पहला ये वाला होना चाहिए, फिर उसके बाद ये इस तरीके से हम उसको रैंक देते हैं कि फर्स्ट रैंक पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये।
सच एज इम्पैक्ट रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय लाइक्लीहुड रेटिंग, कि भाई इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है, लाइक्लीहुड कितना हो सकता है, तो उस हिसाब से जो सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आई उस हिसाब से हमने उसको फर्स्ट रैंक दी, फिर दूसरे को सेकंड रैंक दी। इस हिसाब से हम अलग अलग तरीके से रैंकिंग दे सकते हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, द रैंक रिस्क ऑर्डर इज रिव्यूड इन लाइट ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन। अब हमने पहले रैंक कर दी, अब हम इसके अंदर और एडिशनल कंसिडरेशन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और एग्जिस्ट करती है, कि क्या इसकी रैंकिंग फर्स्ट पे ठीक है, इसकी थर्ड पे ठीक है, तो वो हम रैंकिंग करते हैं एडिशनल कंसिडरेशन को देखते हुए, सच एज इम्पैक्ट अलोन, स्पीड ऑफ ऑन वन सेट, साइज ऑफ द गैप बिटवीन करंट एंड डिजायर्ड रिस्क लेवल। तो इसके बाद हम उसको उस तरीके से रैंक करते हैं। तो पहले आपने नॉर्मली रैंक कर लिया, उसके बाद एडिशनल कंसिडरेशन देख के आप उसके रिव्यू करते हो कि हाँ ये वाली रैंकिंग फर्स्ट पे रहनी चाहिए, ये सेकंड पे रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हो कि हम जब रिस्क देखेंगे तो हम किसको पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्राइटेरिया सेट किया, उस हिसाब से आपने रिस्क को एसेस किया, जिसके अंदर आपने उसको नंबर्स दे दिए कि इसका ये रैंकिंग है। उसके बाद आपने उसके इंटरेक्शंस किए कि किसके साथ क्या इंटरेक्शन रहेगा। जब ये दोनों चीज़ें हो गई, जब आपने नंबर्स दे दिए और इंटरेक्शन दे दिया, अब आप रिस्क को प्रायोरिटाइज करोगे कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। इसके लिए आपने 2 स्टेप्स करते हो। आप उसको सबसे पहले तो रैंक देते हो अपने जो भी मेथड यूज़ करे उस हिसाब से, एंड देन फिर उसके अंदर एडिशनल कंसिडरेशन को देखते हुए उसको रिव्यू करते हो कि आपने वो रैंकिंग सही दी है या उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। देन आप रिस्पॉन्स देखते हो रिस्क के कि आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो जो आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस किया ऊपर, देन सर्व एज द प्राइमरी इनपुट टू रिस्क रिस्पॉन्स। तो यही हमारे लिए रिस्क रिस्पॉन्स, हमें क्या करना है इसके लिए हमें प्राइमरी इनपुट मिलता है कि हमें जब डिसीजन लेते हैं तो हमें ये देखना है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना है, रिड्यूस करना है, शेयर करना है, अवॉइड करना है। ये जो रिस्पॉन्स टू रिस्क है ये हमारा जो 4th स्टेप है, इसके अंदर ये हम यही करते हैं जिसको हम हैंडलिंग ऑफ रिस्क बोलते हैं, हैंडलिंग ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिस्पॉन्स आ जाता है। एंड देन छठी बात आ जाती है इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब ये जो हमने इसको किया था, हमें इसको अंदर क्या देखना है कि ये इफेक्टिव और सस्टेनेबल होना चाहिए। द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नीड टू बी सिंपल, प्रैक्टिकल, ईजी टू अंडरस्टैंड। कि ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल से हमने कोई चीज़ बना दी। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये बहुत सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हो जाए। पेपर्स में तो आपने बना दिया लेकिन वो असली में हो नहीं पा रहा और इजीली समझ आ जाए सबको। तो ये चीज़ हमारी होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, रिस्क असेसमेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, देन रिस्क असेसमेंट एनालिसिस, एंड देन हमने क्या किया, रिस्क असेसमेंट, जिसके अंदर हमने देखा कि रिस्क 2 तरीके के होते हैं, रेजिडुअल और इनहेरेंट। और फिर उसको करने के क्या स्टेप्स होते हैं, जो 6 स्टेप्स हमने यहाँ पे देखे वो स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। देन हैंडलिंग ऑफ रिस्क होता है, जिसके अंदर से आपका सिंगल क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं कि आप किस तरीके से रिस्क को हैंडल करेंगे, या इनमें से कोई एक डेफिनेशन पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक रिस्क अवॉइडेंस होता है सबसे पहले आपके पास। रिस्क अवॉइडेंस क्या होता है कि आप जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट हैं उसको अवॉइड करते हैं और जो लेस रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं उसकी तरफ आप जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिस्क को अवॉइड कर दो कि नहीं मैं इसको नहीं ले रहा, इसके अंदर बहुत रिस्क है, इसके अंदर कम रिस्क है, मैं इसकी तरफ जाता हूँ। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये रहता है। जब आपने तीनों चीज़ें कर ली, आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, एसेस कर लिया, उसके बाद आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे रिस्क को अवॉइड करना है, पहला। फिर उसके बाद आप दूसरा ले सकते हो कि रिस्क को रिटेंशन करना है, यानी कि आपको उसको एब्जॉर्व करना है। अब एब्जॉर्व मतलब कि आपको उसको, वो आपके ऊपर आ रहा है, आप उसको एब्जॉर्व कर लोगे। 2 तरीके से हो सकता है, एक्टिव रिस्क रिटेंशन और पैसिव रिस्क रिटेंशन। पैसिव में आपने कुछ नहीं किया, वो आपके ऊपर आया, आपको पता भी नहीं था और आपने उसको रिटेन कर लिया। एक्टिव के अंदर आप जानबूझ के आप उसको कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या है, वे द रिस्क इज रिटेन एज पार्ट ऑफ डेलिबरेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। आपने सोचा था कि ये आएगा और हम उसको एब्जॉर्व कर लेंगे आफ्टर कॉन्शियस एवोल्यूशन, कि भाई ये लॉसेज होंगे, ये आने दो, हम ये कर लेंगे, इससे हमें ये बेनिफिट भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम उसका रिस्क रिटेंशन कर लेते हैं। और एक होता है पैसिव रिस्क रिटेंशन, जहाँ पे हम ध्यान नहीं दिया था और वो हमें हमारी नेग्लिजेंस के कारण हमें हो गया। तो ये भी एक रिस्क रिटेंशन का तरीका ही है, पैसिव रिस्क रिटेंशन की। नेग्लिजेंस के कारण हमें वो रिस्क हो गया, तो रिस्क रिटेंशन हो गया कि हम उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं। फिर रिस्क रिडक्शन, कि हम रिस्क आएगा उसको हम रिड्यूस करेंगे, जो भी उसके इम्पैक्ट होने हैं ना उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे कि वो ना हो, उसके इम्पैक्ट हम पे कम हो, लॉस हमें कम हो, उसको सही तरीके से डील करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क रिडक्शन करना बोलते हैं। फिर रिस्क ट्रांसफर होता है कि हम रिस्क को लेंगे नहीं, हम दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे टॉर्ट के थ्रू होता है, जो सिविल रॉन्ग होता है कि दूसरे पे हम उसको ट्रांसफर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ हुई तो इसका रिस्क तेरे ऊपर आ जाएगा। और इंश्योरेंस के थ्रू कि लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बियर करेगी। तो इस तरीके से हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके किस तरीके से हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। हम उसको अवॉइड कर सकते हैं कि भाई इसके जगह लेस रिस्की पे चले जाते हैं। रिटेन कर सकते हैं कि आने दो उसको, एक्टिव या पैसिवली। या रिड्यूस कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर स्टेप्स लें। और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, टॉर्ट से, कॉन्ट्रैक्ट से और इंश्योरेंस से। तो यहाँ पे हमारे ये स्टेप्स कंप्लीट होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है।
फिर इसके बाद आता है रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी कि अब आप क्या स्ट्रेटेजी कर सकते हो। तो जो अभी आपने हैंडलिंग ऑफ रिस्क के अंदर पढ़ा ना, बेसिकली अब वही वही पॉइंट्स भी लिख लोगे तो वही सेम चीज़ें आती हैं। ट्रांसफर ऑफ रिस्क, टॉलरेंस मतलब रिस्क रिटेंशन वाली बात आ गई, रिडक्शन ऑफ रिस्क आ गया, अवॉइड रिस्क हो गया, और कंबाइन रिस्क, ये आपके थोड़े से पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि आप कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हो कि आप दो या दो से ज़्यादा रिस्क को एक साथ कंबाइन कर दो। ठीक है, कंबाइन करके फिर आप उसको रिड्यूस कर दो। रिस्क को शेयर कर लो जैसे आप इंश्योरेंस वगैरह से करते हो। हैजिंग ऑफ रिस्क हो गया। तो ये आप 4-5 पॉइंट वही सेम लिख दो जो आपने हैंडलिंग के अंदर पढ़े, तो सेम ही हो जाता है मिटिगेटिंग के अंदर, कुछ अलग नहीं है उसके अंदर। देन मेंटेनिंग द रिस्क स्ट्रेटजी है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। तो इसके अंदर है क्या कि हमने ये पढ़ चुके हैं, ये वाली जो स्ट्रेटजी वगैरह ये वाली चीज़ें पढ़ चुके हैं। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से आपका ये वाला कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हमें फ्रॉड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फ्रॉड है क्या। तो अलग अलग एक्ट्स के अंदर, लॉज के अंदर हमें इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। तो फ्रॉड को अगर आप नॉर्मली डिफाइन करने की कोशिश करो तो फ्रॉड है क्या, जहाँ पे एक व्यक्ति गेन करना चाहता है डिसऑनेस्ट तरीके से दूसरे के ऊपर कि भाई ये चीज़ मेरी थी, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको लेना चाहता है, अपना फ़ायदा करना चाहता है, जबकि वो उसकी है नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड करना बोलते हैं। ठीक है, तो अब अलग अलग एक्ट के हिसाब से, जैसे सेक्शन 25 ऑफ आईपीसी में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। फ्रॉडलेंटली का मतलब क्या होता है कि जब मैं कोई एक्ट इस तरीके से करता हूँ कि मैं सामने वाले को डी फ्रॉड करना चाहता हूँ, तो उसको हम फ्रॉड करना बोल देते हैं। सेक्शन 17 के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है फ्रॉड की, जिसके अंदर ये बोला है कि मैं खुद या अपने मतलब किसी एजेंट वगैरह के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या चीज़ करता हूँ कि मैं कोई ऐसे फैक्ट लिखता हूँ जो मुझे पता है कि गलत है, लेकिन मैं उसको फिर भी बोलता हूँ कि ये सही है। मुझे पता है फिर भी मैं बोलता हूँ कि वो सही है, कि वो मुझे पता है कि गलत है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ सही है। या मैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा हूँ कि मैं कोई चीज़ को छुपा रहा हूँ जानबूझकर, जिससे कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले। या मैं आपके साथ कोई प्रॉमिस कर रहा हूँ इस इंटेंशन से कि मैं उसको करूँगा ही नहीं। मैं आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ कि हाँ मैं ये आपका काम कर दूंगा, लेकिन मेरी इसी वक्त ये इंटेंशन थी कि मैं इसको नहीं करूँगा। ठीक है, या कि इस तरीके का कोई और एक्ट फिटेड टू डिसीव, की कोई और एक्ट कर रहा हूँ जिसके कारण मैं आपको धोखाधड़ी आपके साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट। तो ये 5 चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोली कि अगर होती हैं तो हम इसको फ्रॉड बोलेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 25 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन किया कि फ्रॉड क्या होता है। सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया कि फ्रॉड क्या होता है। कंपनीज एक्ट ने भी डिफाइन किया कि फ्रॉड क्या होता है। कंपनी कंपनीज एक्ट के जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में सेक्शन 447 के अंदर दे रखी है, जिसके अंदर फ्रॉड को समझाया। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर ऑफ कंपनी और एनीबडी कॉर्पोरेट इंक्लूड एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ एक्ट। वही चीज़ें आ रही हैं जो हमने अभी नॉर्मली उन दोनों डेफिनेशंस के अंदर भी पढ़ी कि कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन या कोई आप कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हो, या अब्यूज़ ऑफ पोजीशन कमिटेड बाय अ पर्सन, कि आप किसी पोजीशन पे बैठे हो, आपके पास कोई पोस्ट है, आप उस पोस्ट का गलत यूज़ कर रहे हो, और एनी अदर पर्सन विद द कन्वीनियंस इन एनी मैनर विद इंटेंट टू डिसीव, कि भाई आप दूसरे को धोखा देना चाहते हो, अनड्यू एडवांटेज लेते हो अपनी उस पोजीशन की, या किसी के इंटरेस्ट को इंजर करते हो ऑफ द कंपनी और इट्स शेयर होल्डर और इट्स क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन, वेदर और नॉट देयर इज एनी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। चाहे उससे रॉन्गफुल गेन हुआ या नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी इंटेंशन इस तरीके की थी, आपने ऐसा एक्ट किया इनमें से कोई भी जिस कारण कंपनी को, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को या किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं। तो आईपीसी के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमें फ्रॉड की डेफिनेशन दी गई। इसी तरीके से आरबीआई ने भी हमें डिफाइन करने की कोशिश करी कि फ्रॉड है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के रिगार्डिंग आरबीआई ने रिपोर्ट दी थी, जिसके अंदर बोला कि जैसे कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट, ये मतलब जहाँ पे भी आप इस तरीके के डेलिब्रेट एक्शन ओमिशन करते हो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अंदर, जिसके कारण हम सामने वाले के साथ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या इस तरीके से कोई रॉन्गफुल अपना गेन करना चाहते हो और सामने वाले का रॉन्गफुल लॉस करना चाहते हो, तो उसको हम फ्रॉड बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि आरबीआई के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से फ्रॉड होता क्या है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, फ्रॉड को रोकने के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं ना हम, तो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। ठीक है, उस पॉलिसी के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ की, जब भी आप पॉलिसी बनाओ तो उस पॉलिसी के अंदर आपको क्या प्रमोट करना है, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की। जो आपकी पॉलिसी है वो क्या आपके
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोट करे, एक ऐसा कल्चर बनाए जहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके साथ ओपनली एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से कम्युनिकेट कर सके। उनको ऐसा ना लगे कि हम हमारे साथ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा रही है, हम ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फ्रॉड पक्का होगा फिर। तो पहले तो आपको ऐसा कल्चर डेवलप करना है अपनी पॉलिसी के थ्रू। दूसरा, आपको ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनानी है कि अगर कोई भी मिसकंडक्ट फ्रॉड होता है तो आपको शो करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अगर कोई भी फ्रॉड करेगा तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेके। तीसरा, आपको एनकरेज करना है एम्प्लॉयज़ को कि अगर उनको कोई भी सस्पिशियस या इस तरीके के फ्रॉड होते हुए दिखता है कंपनी के अंदर तो उसको वो रिपोर्ट करें। तो आपने ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की, आपने ज़ीरो टॉलरेंस शो किया, आपने रिपोर्टिंग के लिए उनको एनकरेज किया और उनके बीच में अवेयरनेस स्प्रेड की कि किस तरीके से फ्रॉड के रिस्क को कम किया जा सकता है, उनको एजुकेट किया, उनको अवेयरनेस उनके बीच में दी। तो ये 4 चीज़ें आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर रखनी है कि ये 4 चीज़ें अगर होंगी तो इस तरीके से आप फ्रॉड के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो अब आपको फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब आपको पॉलिसी बनानी है तो उसके अंदर आपके क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले तो आपको फ्रॉड को डिफाइन करना है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, फ्रॉड को डिफाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से। ऐसे ही आपको डिफाइन करना है कि आपकी कंपनी के अंदर फ्रॉड होगा क्या, किन एक्टिविटीज़ को आप फ्रॉडलेंट कंसीडर करोगे। देन आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि किस व्यक्ति का क्या रोल रहेगा, किस ऑफिसर का क्या रोल रहेगा। ठीक है, कौन व्यक्ति जो है फ्रॉड को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए काम करेगा और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर रिस्क होता है तो। ठीक है, तो पहले आपने फ्रॉड को डिफाइन किया, देन आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, देन आप कम्युनिकेशन चैनल बताओगे कि किस तरीके से एम्प्लॉय जो है वो अगर कोई फ्रॉड वगैरह उनको मिलता है तो किस तरीके से वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हैं। फिर आपको डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने हैं। अगर इस तरीके की कोई चीज़ मिलती है, जैसे कि किसी के अगेंस्ट कोई ऐसे एलिगेशंस लग जाए तो उसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, डिसिप्लिनरी एक्शन ज़रूर लोगे उसके अगेंस्ट, ताकि एक मैसेज जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें भी फ्रॉड नहीं करना है। एंड देन इसको पॉलिसी को रिव्यू करते रहोगे कि टाइम टाइम पे आप देखते रहोगे, मेंबर्स को बताते रहोगे कि ये चीज़ है, अपडेट करते रहोगे, उनसे लेते रहोगे। तो ये चीज़ आपको अपनी पॉलिसी के अंदर रखनी है। तो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट जब हमसे पूछेगा तो हमें उसकी डेफिनेशंस बतानी है, फिर हमें बताना है कि पॉलिसी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की जो पॉलिसी होगी उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे। तो आपसे सिर्फ एक चीज़ भी पूछी जा सकती है, पूरी चीज़ भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और फ्रॉड को किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं तो ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं, है ना। इसके अंदर कि भाई अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होता है, 1 करोड़ से कम का होता है तो ऑडिट कमेटी को बताना होता है। उसके अंदर कि किसने किया है, उसका नेचर क्या है और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। फिर वो ऑडिट कमेटी बताती है कि ये तीनों चीज़ें बता के क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी होती है, ऑडिटर का काम होता है करने का। ये तो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट हो गया। फिर आता है रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट। सीधी सी बात है कि आपको रेपुटेशन का रिस्क है कि आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो सकती है ना। तो अगर रेपुटेशन ख़राब हो सकती है आपकी तो उसके कारण आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। आपके कस्टमर्स, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे। तो क्योंकि आपकी नेगेटिव परसेप्शन है कि आप क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दोगे, आपके शेयर्स जो हैं वो नीचे चले जाएंगे, आप सप्लायर्स को पैसा वापस नहीं दोगे, कस्टमर्स को बेकार प्रोडक्ट्स दोगे। तो इससे क्या होगा कि आप जो है काम नहीं कर पाओगे और आपका फिर अल्टीमेटली बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसको आपको मैनेज करना पड़ता है। तो किस तरीके से, सबसे पहली बात कि क्या इम्पैक्ट आते हैं अगर आप अपनी रेपुटेशन को लॉस कर दोगे। तो आपकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी मार्केट में, आपका नाम लेते कोई कहेगा बेकार कंपनी है। ठीक है, फिर आपकी जो शेयर वैल्यू है वो कम हो जाएगी, फिर आपकी ट्रेडिंग बेकार हो जाएगी शेयर मार्केट में। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे, जितनी भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, स्ट्रेटेजीज के थ्रू रिलेशन बिल्ड कर रखे थे। उसके बाद लॉज के अंदर जितनी अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग गवर्नमेंट की, वो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक हो जाएंगी कि भाई ये तो जो है सही से काम नहीं करता है, लॉ को तोड़ता है, कंप्लाइंसेस नहीं करता है। फिर आपको क्वालिटी जो स्टाफ है वो भी नहीं आएगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कहेंगे हम क्यों यहाँ पे काम करें, हमारे यहाँ पे कुछ करियर ही नहीं बनेगा, हम यहाँ पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, वो दूसरी कंपनीज में चले जाएंगे। तो ये सारे आपके ऊपर इम्पैक्ट आएंगे अगर आपकी रेपुटेशन लॉस हो जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी रिस्क को, मतलब रेपुटेशन रिस्क को मैनेज करना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क वाइल फॉर्मुलेटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी की, जब आप बिजनेस स्ट्रेटेजीज बना रहे हो उसके अंदर आपको इसको इंटीग्रेट करना है कि आपको ये रिस्क है और इस स्ट्रेटेजी के अंदर ही आपको बताना है कि कैसे आपको इस रिस्क को सॉल्व करना है। बोर्ड ओवरसाइट रखने की, बोर्ड हर चीज़ को सही से देखता रहे। इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते रहोगे, पब्लिक के अंदर आप लेके आते रहोगे कि देखो हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कंप्लाइंस कर रहे हैं, समाज के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इमेज बिल्डिंग आप करते रहोगे। फिर कंप्लाइंस कल्चर डेवलप करोगे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही से सारे लॉज को फॉलो कर रहे हो, टाइम के ऊपर सही चीज़ें हो रही हैं। कॉर्पोरेट वैल्यूज़ को परसिस्टेंटली फॉलो करोगे आप।
ड्यू केयर करोगे कि आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन करते रहो, उनके कोई ग्रीवियंसेस है तो उनसे पूछते रहो, उनको सोल्यूशन देते रहो, फीडबैक देते रहो, ये सब चीज़ें करते रहो आप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज बिल्डिंग को कर सकते हो और रेपुटेशन रिस्क को ख़त्म कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको रेपुटेशन रिस्क पता चल गया क्या होता है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ये वाला टॉपिक आ जाता है। तो ये हमारा होता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास रिस्क को मैनेज करने के लिए सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। इसके अंदर हमें बोल रखा है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को डेवलप करना है, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपनी इस पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें रखनी है। कंपनीज एक्ट हमें बोलता है कि हम किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं रिस्क के एलिमेंट को, उसके ऊपर विच इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड में थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी मस्ट बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड्स डायरेक्टर रिपोर्ट। तो हम जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बोर्ड के हिसाब से ऐसी कौन सी थ्रेट्स हैं, कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कि ऐसे हैं कि उसके कारण बिजनेस जो है एग्जिस्टेंस से खत्म हो सकता है, तो वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर्स को लिखने होते हैं जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। तो कंपनीज एक्ट ने बोला रिस्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सबसे पहले किसके ऊपर आती है, बोर्ड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उनको बताने की इस तरीके के रिस्क होते हैं। देन सेबी एलओडीआर क्या बोलता है, तो ये तो बेसिकली लिस्टेड कंपनीज के लिए हो जाएगा, जो भी कंपनी लिस्ट होती है। तो इसने बोला है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, एक प्रोसीजर बताना चाहिए बोर्ड को इन्फॉर्म करने के लिए, बोर्ड मेंबर्स अबाउट द रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर्स की हमें क्या करना है, कंपनी को एक इस तरीके का प्रोसीजर ले डाउन करना है क्या, कि जो प्रोसीजर इन्फॉर्म करे बोर्ड मेंबर्स को कि किस तरीके से रिस्क असेसमेंट हो रहा है और किस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं। द बोर्ड शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर द कंपनी। तो इसके लिए बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा किस चीज़ के लिए, कि वो रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके लिए वो पॉलिसीज़ बनाए, प्रोग्राम बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोर्ड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। तो कंपनीज एक्ट ने भी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, सेबी एलओडीआर ने भी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई। फिर उसके बाद हमें आगे बताया जा रहा है कि द रिस्क मैनेजमेंट प्लान मस्ट इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। जो रिस्क के एलिमेंट्स हैं वो आपके इस प्लान के अंदर हमेशा इंक्लूड होने चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे वो आपके होने चाहिए कि भाई क्या हो सकते हैं वो, और उनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो सब आपको इंक्लूड करने हैं, और जो आपके प्रेजेंट के हैं, जो आपकी अभी चीज़ें हैं, वो सारी भी आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी है जो हमने पढ़ी थी। ट्रेडिशनली क्या हो सकता है, फिर हमने वो पढ़ा था ना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले ही टॉपिक जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो वो चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है उसके अंदर। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड रिफ्लेक्ट कंपनीज रिस्क प्रोफाइल एंड शुड क्लियरली डिस्क्राइब ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी मेंशन करनी है अपनी प्रोफाइल के अंदर। अ कंपनी शुड हैव आइडेंटिफाइड चीफ रिस्क ऑफिसर, और कंपनी का एक CRO होना चाहिए, चीफ रिस्क ऑफिसर, जो ये सारी चीज़ें हैंडल करेगा रिस्क से रिलेटेड। रेगुलेशन 21 ऑफ सेबी रिक्वायर दैट एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और आपको एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। तो पहले तो दोनों चीज़ें कंपनीज एक्ट ने भी बोला कि आपको बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेबी एलओडीआर ने भी बोला बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपको अपनी पॉलिसी इस तरीके की बनानी है कि सारे एलिमेंट्स कवर हो रिस्क के उसके अंदर। देन आपको एक CRO अपॉइंट करना है, चीफ रिस्क ऑफिसर, और रेगुलेशन 21 आपको क्या बोलता है कि आपको एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या होता है कि वो एडवाइस करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस की, जो आपका टॉपिक है GRMC, है ना। उसके बाद चैम्पियनिंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क की, जो भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उसके अंदर आपको चैंपियन होना है कि आपको कोई भी चीज़ हटनी नहीं चाहिए। प्रोमोटिंग एंड एक्टिंग एज साउंडिंग बोर्ड, की आपका बोर्ड जो है वो सही साउंड हो जाए। एंड बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोर्ड और गवर्निंग बॉडी मैनेजमेंट अदर स्टेक होल्डर, जितने भी लोग हैं जिनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, चाहे बोर्ड हो, गवर्निंग बॉडी हो, मैनेजमेंट हो, अदर स्टेक होल्डर हो, सबको बैलेंस करना है। तो ये इनका काम होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिस्क गवर्नेंस। क्या आता है, रिस्क गवर्नेंस, कि रिस्क को कैसे गवर करना है। तो पहले तो आपको ये वाली यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है ये आपको याद करनी है रिस्क गवर्नेंस की, जिसके अंदर हमें क्या बता रखा है, रिस्क गवर्नेंस के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल डिप्लॉयड एज डायरेक्टर्स एक्सरसाइज देयर ऑफर। तो हम रिस्क गवर्नेंस के अंदर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चर डिप्लॉयड एज डायरेक्टर्स एक्सरसाइज देयर ओवरसाइट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिस्क गवर्नेंस बोल रहे हैं, कि हम रिस्क गवर्नेंस के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने स्किल्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और कल्चर को डिप्लॉय कर रहे हैं एज डायरेक्टर्स के तौर पर, कि वो अपनी ओवरसाइट कर सके, कि हम देख सके पूरी तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली किसका काम है रिस्क गवर्नेंस का,
डायरेक्टर्स का काम है। वो डायरेक्टर्स कैसे करते हैं, ओवरसाइट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किस चीज़ के थ्रू, अपने स्किल्स को यूज़ करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। जैसे अभी हम ईआरएम के बारे में पढ़ेंगे, एमआईएस के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको यूज़ करके कल्चर जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको देखते हुए वो अपनी ओवरसाइट करते हैं उसके अंदर। अगर गुड रिस्क गवर्नेंस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो बताएगा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, कौन इसके लिए, किसके पास अथॉरिटी है, और कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्या है। ये तीन चीज़ें आपको कौन बताता है, गुड रिस्क गवर्नेंस प्रोवाइड करता है। तो आप इतनी बात भी ध्यान रखते हो तो ये रिस्क गवर्नेंस की डेफिनेशन होती है, और रिस्क गवर्नेंस ये आपको प्रोवाइड करता है। देन आपके पास आता है कि बोर्ड को सबसे पहले क्या करना होता है, कि बोर्ड जो है आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप के रिस्क हैं और किस तरीके से उसको फेस करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। देन आपको हेल्प करता है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने पढ़ा था ना, पहले आपने स्किल्स देख लिए, स्किल्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहा है बोर्ड। देन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आता है। तो जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, सपोर्टेड बाय रोबोस्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैनेजमेंट की, अगर उसके अंदर आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा देते हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, तो आप MIS को अपने अच्छा कर सकते हो, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो स्ट्रेंथन MIS सपोर्टेड बाय रोबोस्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इज नेसेसरी प्रीरिक्विजिट फॉर एनहेंसिंग बोर्ड एफिशिएंसी। तो अगर आपको बोर्ड एफिशिएंसी बढ़ानी है तो अपने MIS को किससे सपोर्ट लेनी पड़ेगी आपको, जो आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सारी, आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। ये प्रीरिक्विजिट है, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। इन ओवरसाइट एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये सब आपको हेल्प करेगा जब आप देखोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे, उनके अंदर ये चीज़ जो है MIS आपको हेल्प करेगा अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हो। Similarly, augmented skills sets and experience at the level of independent director would go a long way enhancing the board's capacity. Strong MIS facility risk reporting to the board in effective, comprehensive manner, which in turn enhances the transparency. तो आपको एक सही सा MIS अपना डेवलप करना है, स्ट्रॉन्ग MIS डेवलप करना है, जिसके कारण आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, वो ये याद रखनी है जो आपसे अलग से पूछी जाती है, कि रिस्क ओवरसाइट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर बोर्ड। ये हमने पढ़ा डेफिनेशन में ही रिस्क गवर्नेंस की, कि रिस्क गवर्नेंस के अंदर जो बोर्ड होता है वो रिस्क ओवरसाइट करता है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो किस तरीके से अचीव की जा सकती है, किस रिव्यू मैकेनिज्म को यूज़ करके की जा सकती है, ऐसा रिव्यू मैकेनिज्म जिसके अंदर ये 5 चीज़ें हों। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है रिस्क गवर्नेंस में से। पहले डेफिनेशन कर लो, MIS को देख लो क्या होता है, एंड देन ये आपका जो रिव्यू मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डेवलप करना है अराउंड रिस्क दैट आर कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड रिस्क एपेटाइट। तो आपको ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर डेवलप करनी है जो कि कंसिस्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ। देन आपको स्टेप लेनी है रिस्क अवेयरनेस को बढ़ाने के, कि किस तरीके से क्या क्या रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कल्चर डेवलप करना है जहाँ पे रिस्क एडजस्टिंग अवेयरनेस हो। चौथी चीज़, आपको रिस्क रजिस्टर मेंटेन करना है, जो हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर देखा था, जिसके कारण हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और आपको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना होगा जब भी अगर कोई कंप्लायंस रिस्क की आइडेंटिफिकेशन होती है और आपने अगर उसके मिटिगेशन मेजर्स ले लिए हैं, तो उसके लिए आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें जो है आपकी आपको हेल्प करती है रिव्यू मैकेनिज्म के अंदर, जब भी आप अपनी इस तरीके की ओवरसाइट करते हो। तो रिस्क गवर्नेंस के अंदर आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, कि इसकी डेफिनेशन, MIS के बारे में, और ये जो 5 स्टेप्स हैं ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे कवर होता है, यहाँ तक आपके टॉपिक्स क्लियर होते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स आते हैं हमारे पास। तो 2 स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स के अंदर, एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एक ISO 300 या 3000, क्या है वो, ISO 31,000 है, 300 नहीं, 31,000। तो ये 2 हमारे पास स्टैंडर्ड्स आते हैं जिसके थ्रू हम रिस्क मिटिगेशन करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं एक तरीके से। तो सबसे पहला कौन सा आता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क 2004। तो ये है क्या, कि भाई हमें इस तरीके की ज़रूरत थी इन रिस्पॉन्स टू नीड ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड गाइडेंस, कि हमें एक ऐसी गाइडेंस चाहिए थी रिस्क को मैनेज करने के लिए जो कि प्रिंसिपल बेस्ड हो, जिसके अंदर हमें कुछ प्रिंसिपल्स मिले जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी गाइडलाइंस डेवलप करें। तो इसके लिए जो कोसो है, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडवे कमीशन, इन्होंने ये एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क 2004 को इशू किया। तो इसके अंदर हमें ये बता रखा है, सबसे पहले तो असेंशियल्स एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट्स क्या हैं जो हम पढ़ चुके हैं। सजेस्ट अ कॉमन ERM लैंग्वेज, की क्या कॉमन ERM लैंग्वेज होनी चाहिए, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की क्या कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है।
प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन एंड गाइडेंस फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, और किस डायरेक्शन में हमें जाना है, क्या गाइडेंस है, हमें किस डायरेक्शन में फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर दी गई हैं। तो इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है यहाँ, ये वाली, कि क्या होता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एज पर ये जो इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है इसके हिसाब से। तो जो ERM है एक प्रोसेस है, क्या है ERM, क्या है, एक प्रोसेस है इफेक्टेड बाय एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। 3 लोगों से इसके ऊपर इफेक्ट आता है। ERM इज अ प्रोसेस इफेक्टेड बाय एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अप्लाइड इन स्ट्रेटेजी सेटिंग, हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं अक्रॉस द एंटरप्राइज, डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट, और इससे हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पोटेंशियल इवेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड मैनेज द रिस्क टू विद इन इट्स रिस्क एपेटाइट, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा रिस्क है वो कैसे रहे, रिस्क एपेटाइट में रहे, जितनी हमारी हैसियत है एक तरीके से रिस्क को सहने की वो उसी के अंदर रहे, एंड टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव, और हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि हम जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही से हो, हम कंप्लाइंस करें, तो जितनी भी चीज़ें हैं ऑपरेशंस जो हैं वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली चलते रहें, वो सारी चीज़ें हमारे हमको मिलती रहें। तो ये क्या होता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है, जो डेफिनेशन हमें इसके थ्रू दी गई, कॉसो के थ्रू जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट डेवलप करने की कोशिश की गई है, तो वो यही है। तो आप एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, अलाइनिंग रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटेजी, तो यही चीज़ हमने की थी डेफिनेशन के अंदर कि हम रिस्क एपेटाइट को अपनी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करें कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दूसरा, एनहेंस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन, कि किस तरीके से हम रिस्क के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, उसका जो डिसीजन है उसको हम और इम्प्रूव करते हैं। रिड्यूसिंग ऑपरेशनल सरप्राइज एंड लॉसेस, की जो एकदम से सरप्राइज लॉसेस हो जाते हैं या ऑपरेशनल सरप्राइजेज हमें देखने को मिलते हैं उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ERM के थ्रू। आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल एंड क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, तो सीधी सी बात है कि हमें जो क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क हो रहे हैं, मल्टीपल रिस्क हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई और मैनेज करते हैं ERM के थ्रू। सीजिंग अपॉर्चुनिटीज़, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको सीज करने की कोशिश करते हैं, एंड इम्प्रूविंग डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। तो अगर हमारे पास मतलब एक हमारा ERM सही होता है, हमारे पास रिस्क इन्फॉर्मेशन सही से होती है, तो हम और ज़्यादा कैपिटल को एलोकेट कर सकते हैं और ज़्यादा कैपिटल लगा सकते हैं। तो ये हमें एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के, वो क्या क्या हैं। Internal environment, the internal environment encompasses the tone of organization and set to the basis for how the risk is viewed। तो internal environment से हमें पता चलता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की टोन है और किस हिसाब से हमें रिस्क को व्यू करना है और किस तरीके से उसको एड्रेस करना है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है कि क्या क्या पोटेंशियल इवेंट्स है, उस हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं और उनको वो अचीवेबल है या नहीं है हम ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आए, इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग आ जाती है। उसके बाद इवेंट आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटी ऑब्जेक्टिव मस्ट बी आइडेंटिफाइड। तो कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटरनली एक्सटर्नली हैं, जो कि हमको रिस्क पहुंचा सकते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट देख रहे हैं जो अभी हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव सेटिंग का कंसेप्ट को देख लिया, इवेंट आइडेंटिफिकेशन देख लिया। उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट करना, रिस्क रिस्पॉन्स देखना, कंट्रोल एक्टिविटीज़ करना एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को देखना। तो ये दो तीन चीज़ें हो गई हमारे पास। सबसे पहले चार्जिंग कर लेते हैं साथ में। उसके बाद हमारे पास ये बाकी आता है सबसे, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट हमें पता है क्या होता है, जो हम पढ़ के आए हैं। रिस्क रिस्पॉन्स देखते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज़ का क्या हमें रिस्पॉन्स करना है, अवॉइड करना है, एक्सेप्ट करना है, रिड्यूस करना है, शेयर करना है, जो हैंडलिंग ऑफ रिस्क जो हम पढ़ के आए थे। कंट्रोल एक्टिविटीज़ करनी है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर एस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंटेड टू हेल्प इंश्योर रिस्क रिस्पॉन्स, की जो भी हमारा रिस्क रिस्पॉन्स है उस हिसाब से हमारी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है वो बने। एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए रिस्क को आइडेंटिफाई करने की, कैप्चर करने की, कम्युनिकेट करने की, वो हमें मिलती रहे। और मॉनिटर करना है कि जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है एक तरीके से, जो हमारा ERM है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर रहती हैं। किसके अंदर, मतलब एक तरीके से आप कंपोनेंट्स बोल सकते हो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के। तो अलग से पूछे जा सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के ERM के क्या कंपोनेंट्स है जो कि हमें इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क 2004 के अंदर कॉसो के हिसाब से मिले थे। ये केस स्टडी दे रखी है। फिर ये लिमिटेशन है कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या है। तो
एक तो ये ह्यूमन जजमेंट के ऊपर होता है, वही इनहेरिटेंस रिस्क आता है इसके अंदर, ह्यूमन एरर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो ह्यूमन जजमेंट है वो फॉल्टी हो सकता है, डिसीजन जो है वो गलत हो सकते हैं इसके अंदर। तो एक तो ये हमारे पास इसके अंदर लिमिटेशन आती है, और सिंपल एरर्स मिस्टेक्स हो सकती हैं वही ह्यूमन की, और इसको सरकमवेंट किया जा सकता है कॉल्यूजन के थ्रू, कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके धोखाधड़ी कर सकते हैं एक तरीके से, तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये आपको इसके अंदर इसकी लिमिटेशन देखने को मिलती है। देन ISO 31000 आता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ये भी हमारा क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिस्क मैनेजमेंट का। इसके अंदर क्या है, ये हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिया गया रिस्क मैनेजमेंट का। ये कब पब्लिश हुआ था, 13 नवंबर 2009 के अंदर आया था, यानी कि उसके बाद का है ये। तो इसके अंदर हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दी गई है। क्या दिया है, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दी गई है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्क को एनालाइज करती है और असेस करती है। जो दो स्टेप्स थे ना, आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, जो एनालाइज और असेस का था उसके अंदर ये हेल्प करते हैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि आप सब लोग एक ही तरीके से करें। तो ISO 31 जो होता है, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपकी प्लानिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया, सबके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो इससे आपको बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के ये मिलते हैं, और आप कॉमन इनको यूज़ कर सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड हैं ये। तो इसके अंदर आप मैनेजमेंट टेक्निक्स और मतलब डेवलप कर सकते हो, अपनी मैनेजमेंट टेक्निक्स को इंप्रूव कर सकते हो, और सेफ्टी इंश्योर कर सकते हो, सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो, कि वर्क प्लेस के ऊपर सभी टाइम पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे। अगर कोई ISO 31 अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा पाती है, गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस बढ़ा पाती है अपना, और लॉसेस को मिनिमाइज कर पाती है। अब इसका स्कोप क्या है, तो प्रोवाइड जेनरिक गाइडलाइंस। तो ये हमें क्या देती है, जेनरिक गाइडलाइंस देती है, कि ये गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से अपनी गाइडलाइंस खुद बना लो, फॉर द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। This approach is formalizing risk management process will facilitate broader adoption by companies who require the enterprise risk management standard that accommodate multiple silo-centric management system। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम ये दे देते हैं एक स्टैंडर्डाइज वे के अंदर, कि आप ये चीज़ें कर लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो होती हैं इनको फिर अडॉप्ट कर पाती है। तो ISO 31000 जो कि 2009 के अंदर आया था, इसके ब्रॉड स्टेक होल्डर ग्रुप कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल स्टेक होल्डर्स जितने एग्जीक्यूटिव लेवल पे, अपॉइंटमेंट होल्डर्स, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफिसर्स, लाइन मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कंप्लायंस एंड इंटरनल ऑडिटर्स एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स। ये सारे जो है इसके स्टेक होल्डर है, जिनको इसके अंदर इंटरेस्ट रहता है, जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ISO 31000 के अंदर। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो 11 की प्रिंसिपल्स हैं, जिसके हिसाब से हमें इसके अंदर पता चलता है कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है लाइकलीहुड कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाएगा। एनकरेज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, की हम प्रोएक्टिव मैनेजमेंट को एनकरेज करते हैं। नीड टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द रिस्क थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, की हम ये देखते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है रिस्क को आइडेंटिफाई करने की और कैसे उसको ट्रीट करना है। तो ये 11 दे रखे हैं, इनको रीड कर सकते हो, ये याद करने वाला ही है, ठीक है, ये जितनी चीज़ें हैं इसके अंदर ये याद करने वाली है। देन स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट आता है। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, जो कि हमें ERM से हम जिसको कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये दो चीज़ें अलग होती है हमारी। इसके अंदर हमारी ना डेफिनेशन आती है, जो हमें डेफिनेशन इसके अंदर याद करनी होती है स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट की। ये पहले टॉपिक नहीं था, ये बाद में हमें मतलब जब चेंज हुआ था सिलेबस, उसके अंदर ये ऐड किया गया है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, कहाँ पे, ये स्टेप्स हैं इसके अंदर। ये मेज़र दो तरीके से होता है, मेजरिंग ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेटजी, मैंने शिफ्टिंग द कर्व, ये कर्व दे रखा है इसका। अरे डेफिनेशन कहाँ गई, यहीं पे तो थी। जी है, जी है, ठीक। इसकी ये लिख दोगे, आपकी डेफिनेशन हो जाती है कि स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड मिटिगेट करते हैं रिस्क को, जो कि इफेक्ट करता है या इनहेरेंट होता है कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के अंदर, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है, कि आपका डिमांड का जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, कंज्यूमर की डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, ये आपका रिस्क है, ये स्ट्रेटेजी रिस्क के अंदर इन्वॉल्व होता है। रेगुलेटरी चेंजेस, मतलब लॉ के अंदर चेंज हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखना, मर्जर इंटीग्रेशन होते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आना, सीनियर मैनेजमेंट टर्नओवर के अंदर, या स्टेक होल्डर प्रेशर आना, ये सब क्या है आपके स्ट्रेटेजिक रिस्क है। स्ट्रेटेजिक मतलब प्लानिंग रिस्क हो गया एक तरीके से आपके। तो ये किसने कर्व बना के दिखा दिया कि आपकी किस सिचुएशन में क्या हालत रहती है, कि ये वर्स्ट
केस परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, ये हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है कि भाई हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले हर सिचुएशन के अंदर। तो एनी रिस्क स्ट्रेटेजी रिस्क फॉल अलॉन्ग द क्लासिक बेल कर्व, तो बाकी जैसे होते हैं ये भी यहाँ पे भी बेल कर्व ही बनता है, विच रिजल्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे दो एक्सिस होती हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है जो दूसरी तरफ वाली होती है। तो हम वाई एक्सिस के ऊपर देखते हैं लाइक्लीहुड की कितने चांसेस है होने के, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या देखते हैं जो कितना मतलब एक तरफ हमारे लाइक्लीहुड हो गया और एक तरफ रिजल्ट्स आ जाते हैं कि क्या रिजल्ट्स होंगे, कि कैसी परफॉर्मेंस होगी। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ये हो और वर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमारी ये हो जाती है। तो किस तरीके से हम मेज़र करते हैं वही इसके ऊपर मेज़र करते हैं। तो इसके अंदर हम 2 की मैट्रिक्स हैं हमारे पास, दो हमारे पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम करते हैं। एक होता है इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल क्या होता है कि कितनी हमें इक्विटी रिक्वायर्ड है टू कवर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सॉल्वेंसी स्टैंडर्ड, की कितनी कैपिटल हमें चाहिए कि भाई अगर हमें ये लॉसेस हो भी जाते हैं ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए कितनी हमें कैपिटल चाहिए, उसको हम इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी की टारगेट डेट रेटिंग कितनी है। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैपिटल क्या होती है, ये इसी से निकलती है इकोनॉमिक कैपिटल से। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी एंटीसिपेटेड आफ्टर टैक्स रिटर्न होती है कि जो भी हमारे को लगता है कि टैक्स देने के बाद हमें को ये रिटर्न मिल जाएगी ऑन एन इनएक्टिव डिवाइडेड बाय इट्स इकोनॉमिक कैपिटल, और जो इकोनॉमिक कैपिटल से जब हम उसको डिवाइड कर देते हो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल मिल जाती है। यानी कि ऊपर हमने क्या रखा, आफ्टर टैक्स रिटर्न, एंटीसिपेटेड आफ्टर टैक्स रिटर्न रखा, और नीचे हमने क्या रखा, जो हमने इकोनॉमिक कैपिटल निकाली थी अपनी कि कितनी इक्विटी हमें चाहिए अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए, तो उससे जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल मिल जाती है। इफ RRAOC इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट विल डिस्ट्रॉय द वैल्यू। अगर आपकी RRAOC कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है कि कितनी आपकी कैपिटल लगी उससे ज़्यादा आ रही है तो आपका प्रोजेक्ट ठीक है, अगर वो कम आ रही है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपकी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। तो स्टेप्स क्या होते हैं आपके स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट के अंदर? सबसे पहले आप क्या करते हो, डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप बिजनेस स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो, देन आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को एस्टेब्लिश करते हो रिजल्ट्स को मेजर करने के लिए। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो रिस्क को जिसके कारण आपकी वेरिएबिलिटी आ सकती है परफॉर्मेंस के अंदर, जो भी आपने देखी थी कि भाई हमें ये परफॉर्मेंस करनी है लेकिन इस वजह से चेंजेस आ सकते हैं। फिर आप की रिस्क इंडिकेटर्स निकालते हो कि किस किस तरीके से हमारे पास शो होता है कि क्या क्या रिस्क है, एंड टॉलरेंस लेवल फॉर क्रिटिकल रिस्क। फिर उसके बाद आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट देते हो जिसके थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं जो हमको देखना था। तो ये हमारे स्टेप्स रहते हैं। देन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को, और वही इंटरनल कंट्रोल क्या करता है, आपको काउंटर करने में हेल्प करता है उन थ्रेट्स को और उनकी एडवांटेजेस लेने में जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल का इसने कॉम्बिनेशन करके बता दिया। जैसे आपका रिस्क एरिया बिजनेस रिस्क है जो हमने पढ़ा था कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, की रिस्क क्या है कि आपकी मार्केट शेयर जो है डिक्रीज हो सकती है। रूट कॉज क्या है जो हमने निकाला इसके अंदर कि आप इनोवेशन नहीं कर रहे। तो अब इसके अब आपने अगर इंटरनल कंट्रोल करोगे तो आप क्या करोगे, विजिलेंट ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग आप करते रहोगे। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को खत्म कर सकते हो। और एक रिस्क मैट्रिक्स का कंसेप्ट आता है जिसके थ्रू हम रिस्क को मेजर करते हैं। आखिरी का टॉपिक है इसके अंदर, ये एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम रिस्क कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं। कब, ड्यूरिंग रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरियस लेवल्स के ऊपर रिस्क को डिफाइन करते हैं कि हर एक स्टेज पे, एक्टिविटी पे, प्रोसेस पे, सब प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम इम्पैक्ट एनालिसिस, लाइक्लीहुड, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड डिज़ाइन इफेक्टिवनेस देखते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेटिंग असाइन करते हैं इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से कि वो किस तरीके का है। प्री एंड पोस्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट की, कंट्रोल एनवायरनमेंट करने से पहले और कंट्रोल एनवायरनमेंट करने के बाद कि कितना लाइक्लीहुड है किस चीज़ का, उस हिसाब से रेटिंग देते हैं हम। तो रेटिंग के बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि वो ग्रॉस है या इनहेरेंट रिस्क है या रेजिडुअल रिस्क है, किस तरीके का रिस्क है, और उसको देखते हैं कि वो उसके अंदर हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जहाँ पे रिस्क जो होता है हाई होता है और पर्टिकुलर कंट्रोल एनवायरनमेंट या वीक है तो वहाँ पे हम एडिशनल कंट्रोल्स लगा देते हैं कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, और या फिर हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत वीक है तो यहाँ पे हम और ज़्यादा कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। फिर इंटरनल एंड जो रेजिडुअल रिस्क होते हैं उसके अंदर हम रेड, एम्बर, ग्रीन के हिसाब से कलर कोडिंग करते हैं कि रेड जो है वो हाई है, एम्बर जो है वो मीडियम है, ग्रीन जो है वो लो है। तो इस हिसाब से हम रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ें लिखते हैं कि क्या इंपैक्ट एनालिसिस है, लाइक्लीहुड कितना है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कितनी है, डिज़ाइन इफेक्टिवनेस कितनी है। प्री एंड पोस्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हम रेटिंग उनके ऊपर लगाते हैं और ये देखते हैं कि वो हाई है या लो है, रेजिडुअल रिस्क है या इनहेरेंट रिस्क है, और फिर उसके ऊपर हम कलरिंग देते हैं उस हिसाब से, रेड, एम्बर, ग्रीन। तो इस हिसाब से हमारा रिस्क मैट्रिक्स बनता है और ये वाला चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, बाकी फिर हम आगे करेंगे इसके अंदर।